Hello everyone, welcome to Major HS Kalsis Balnoi Academy. Myself Gagan Yadav, your GS faculty. और आज एक और क्लास, एक और मैराथन, एक और दिन। और आज होने वाली है महा मैराथन। और किस पर होने वाली है आज? एक क्लास में सभी के सभी आज हम करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं पास्ट 6 to 7 मंथ्स के। क्लियर है? तो पिछले 6 से 7 महीने के सारे करंट अफेयर्स एक साथ कवर करने वाले हैं और सब्जेक्ट वाइज कवर करेंगे। क्या स्ट्रक्चर होगा हमारा? डिफेंस के करंट अफेयर्स अलग होंगे, ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स अलग होंगे, उसमें स्पोर्ट्स होंगे, आपके अवार्ड्स होंगे, एनवायरमेंट के करंट अफेयर्स होंगे। तो सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स को हम एक एक को डील करते चलेंगे। क्लियर है? तो एक ही क्लास में सभी करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। पास्ट 6 से 7 मंथ्स के आपके करंट अफेयर्स जो भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। क्लियर? ऑल इन वन करंट अफेयर्स क्लास होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और साथ साथ नोट करते हुए चलिए। तो डिफेंस से स्टार्ट करेंगे और आज सबसे पहला टॉपिक क्या होने वाला है? मिसाइल सिस्टम। डीआरडीओ सक्सेसफुली एग्जीक्यूट्स साल्वो लॉन्च ऑफ प्रलय मिसाइल। सबसे पहले तो ये देखिए, व्हाट इज प्रलय मिसाइल? प्रलय मिसाइल एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम है इंडिया का। क्लियर है? तो सबसे पहले तो आपको पता चल गया इट इज अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम। सर इसकी रेंज क्या है? रेंज इज 150 to 500 किलोमीटर, यानी कि एक शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम है। समझ आ रही है? एक शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम है। स्पीड कितनी है? स्पीड है इसकी 1 मैक से लेकर 1.6 मैक। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि प्रलय मिसाइल आइदर सुपरसोनिक, आइदर हाइपरसोनिक और इट इज अ सबसोनिक मिसाइल सिस्टम। तो मैं आपको बता दूं प्रलय मिसाइल कैसी है। इट इज अ सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम। कैसे? अगर 0.8 मैक से नीचे का कोई स्पीड है किसी मिसाइल की, वो होती है सबसोनिक। उसके ऊपर कौन सी आती है? उसके ऊपर आती है सुपरसोनिक, यानी 0.8 मैक या 1 मैक से ज्यादा और 5 मैक तक की स्पीड क्या होती है? ये सुपरसोनिक स्पीड होती है। और जैसे ही 5 मैक से ऊपर स्पीड कूद जाती है किसी की भी, तो वो कैसी मिसाइल सिस्टम बन जाता है? वो मिल जाता है हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम बन जाता है। समझ में आ गई ये बात? तो प्रलय मिसाइल सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम है। स्पीड कितनी है? 1.1 से लेकर 1.6। रेंज कितनी है? 150 to 500 किलोमीटर। नेक्स्ट, व्हाट इज साल्वो लॉन्च? साल्वो लॉन्च का मतलब होता है आप एक साथ कंटिन्यूअस एक के बाद एक के बाद एक के बाद लगातार मिसाइल्स को लॉन्च करना, उसको बोलते हैं साल्वो लॉन्च। ये लिखा हुआ, द डिफेंस डीआरडीओ डेमोन्स्ट्रेटेड एडवांस रैपिड फायर कैपेबिलिटी, यानी कि रैपिड फायर, एक के बाद एक के बाद लगातार फायर करना एक ही मिसाइल सिस्टम का। क्लियर है? बाय सक्सेसफुली कंडक्टिंग अ साल्वो लॉन्च, मतलब साइमल्टेनियस और इन रैपिड सक्सेशन, या तो एक साथ बहुत सारी मिसाइल्स को लॉन्च करना, या एक के बाद एक रैपिड सक्सेशन, एक के बाद तुरंत के बाद तुरंत के बाद तुरंत। क्लियर है? ऑफ 2 प्रलय मिसाइल्स फ्रॉम अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा। क्लियर हो गई ये बात? तो इस तरीके से करंट अफेयर्स करने वाले हैं आज हम। ये है आपकी सॉरी, दिस इज योर प्ले। और बाकी की न्यूज आपके लिए दी गई है। ट्रेजेक्टरी इसकी लो होती है, यानी बहुत ऊपर ट्रेजेक्टरी में नहीं जाती है, क्योंकि रेंज भी इसकी ऑलरेडी बहुत कम है। अगर बैलिस्टिक मिसाइल होती है जिसकी बहुत बड़ी रेंज होती है, तो उनकी ट्रेजेक्टरी बहुत ऊंची होती है। क्लियर है? चलिए, आज बहुत सारे करंट अफेयर्स होने वाले हैं, तो थोड़ा स्पीड के साथ कोप अप करके चलिएगा। बहुत सारी स्लाइड्स हैं आज, ऑलमोस्ट 70 to 75 स्लाइड्स करने वाले हैं। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट मिसाइल सिस्टम इंडिया। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। लास्ट जब हमने डिफेंस के करंट अफेयर्स सिर्फ डिफेंस के करे थे, तो उस क्लास में मैंने आपको अलग अलग मिसाइल्स की डेफिनेशन क्या होती है वो मैंने आपको बताया था। उसके बाद फिर ये देख लिए इंडिया के अंदर कैसे मिसाइल सिस्टम है। देखिए, एक तो होती है बैलिस्टिक मिसाइल्स और एक होती है क्रूज मिसाइल्स। बस इतना ध्यान रखिए, अगर ये आपकी अर्थ है और अगर मिसाइल यहां से टारगेट कर यहां पर छोड़ी जा रही है, तो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम कैसे जाती है? वो पहले तो ऊपर जाएगी, उसके बाद टारगेट को हिट, यानी कि एक ट्रेजेक्टरी को, एक फिक्स्ड पाथ को वो फॉलो करती है। दैट इज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। जबकि जो क्रूज मिसाइल सिस्टम होती है वो थोड़ा सा सरफेस के आसपास ही क्रूज करती हुई चलती है, यानी क्लोज टू सरफेस ट्रेवल करती है। एक पूरे पैराबोलिक पाथ को, एक ट्रेजेक्टरी को फॉलो वो नहीं करती है।
तो यह है क्रूज मिसाइल सिस्टम। और क्रूज मिसाइल सिस्टम, these missile flies within the atmosphere using aerodynamics lift and offer high precision. These missiles follow a ballistic trajectory, act as a strategic deterrence. अब बैलिस्टिक मिसाइल्स हमारे पास कौन कौन सी हैं ये देख लीजिए। शॉर्ट रेंज में तो पृथ्वी 1, 2 एंड 3 है, और लॉन्ग रेंज में अग्नि सीरीज है, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3। तो अग्नि कैसी है? एक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। पृथ्वी कैसी है? एक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। पृथ्वी शॉर्ट रेंज है, अग्नि कैसी है? हमारी एक लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम है। वहीं हमारे पास क्रूज मिसाइल सिस्टम टेक्नोलॉजी भी है, उसमें निर्भय जो है हमारी वो एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है और जो कि सबसोनिक है लेकिन क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस हमारी शॉर्ट रेंज मिसाइल है लेकिन इट इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो इसको और ज्यादा लीथल बना देता है। सर एक तो क्रूज मिसाइल सिस्टम होगा जो अपने आप में ही बड़ी डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी है, दूसरा इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, सुपरसोनिक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा लीथल हमारा ये वेपन बन जाता है। बाकी और कभी कभी न्यूज में रहते हैं, जैसे कि पृथ्वी हमने बात करी, सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम है। आकाश एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। नाग ये हमें पता ही है एंटी टैंक मिसाइल है। फायर एंड फ्रिगेट की बात तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है, क्लियर है। उसके बाद त्रिशूल ये शॉर्ट रेंज लो सरफेस टू एयर मिसाइल है। एंड अग्नि ये हमने बताई दिया, इट इज अ बैलिस्टिक और वो भी लॉन्ग रेंज मिसाइल है, ये क्लियर है। तो ये था इंडिया का मिसाइल सिस्टम, आई होप क्लियर हो गया हो। और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक ये है कि अग्नि प्राइम मिसाइल। अग्नि हमें पता है एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि एक लॉन्ग रेंज है, उसमें एक और इसका एडिशन आया है अग्नि प्राइम। तो अग्नि पी का मतलब यह है कि हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है, हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, मतलब एक ऐसे मेथड को डेवलप कर लिया है जहां से उसका लॉन्च किया जाए। ये देखिए रेल बेस्ड लॉन्चर है, रेल बेस्ड यानी कि एक मोबाइल लॉन्चर है, मोबाइल। इस पर हम ये लॉन्च हो रही है, ये एक्चुअल में अग्नि प्राइम की ही फोटो है, जब रिलीज करी थी गवर्नमेंट ने उसकी फोटो है ये। तो डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट फायर द अग्नि प्राइम अग्नि पी मिसाइल फ्रॉम द रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर। ये रहा रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर। तो पूछा जा सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल वाज लॉन्च्ड फ्रॉम द रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर? अग्नि प्राइम मिसाइल। तो इसके करने से क्या होता है, इंडिया बिकेम द few countries like Russia, China, US and possibly North Korea who have this technology, clear है, who have this capability कि हम कहीं से रेल बेस्ड पर भी, और बहुत अब क्या होता है अगर रेल ये इतनी मोबाइल हो जाती है कि कहीं भी लेकर जा सकते हैं, उसकी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, इसको डिटेक्ट करना, इसको न्यूट्रलाइज करना और भी डिफिकल्ट अब हो जाएगा। ये रही आपके लिए, मैंने पूरी अग्नि सीरीज की एक यहां पर दे दी है, आप देख लेना अग्नि 1 कब आई, अग्नि 2 आई, उसकी ईयर प्लस वो कैसी कैसी है, रेंज है, आपकी सहूलियत के लिए दे दिया है। बाकी इतना आता नहीं है लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नाउ इज अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स। अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स के बारे में एक न्यूज है, क्या है, इंडिया ने अभी रिसेंटली, इंडियन आर्मी हैज रिसीव्ड द फाइनल बैच ऑफ अपाची हेलीकॉप्टर्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम द यूएसए। तो क्वेश्चन आएगा किससे लिए गए हैं? सर यूएस से लिए गए हैं। किसने लिए हैं? इंडियन आर्मी ने लिए हैं। पहले से ही इंडियन एयरफोर्स के पास अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स थे, इंडियन आर्मी ने यूएस से अभी फाइनल बैच को रिसीव किया है। इट इज अ 6 यूनिट फ्लीट है जो कि कहां पर बेस्ड है? जोधपुर राजस्थान में इस फ्लीट को बेस्ड किया गया है, करेक्ट है। चलिए, इट इज वर्ल्ड मोस्ट एडवांस एंड मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, तो ध्यान रखना इट इज अ कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। दूसरा, इट इज वाइडली यूज्ड फॉर एडवांस रिकॉन्नाइसेंस, प्रिसीजन स्ट्राइक्स एंड क्लोज्ड एयर सपोर्ट मिशंस ग्लोबली। ओरिजिन यूएस और बोइंग आपने सुना होगा, बोइंग 787, अलग अलग ये कंपनी है जो इसको हेलीकॉप्टर को बनाती है, और ये एयरप्लेन्स को, जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट हैं उनका भी मैन्युफैक्चरिंग ये करती है, बड़ी फेमस कंपनी है यूएस की। किस किस के पास है? इंडिया, इजिप्ट, ग्रीस, इंडोनेशिया, इजराइल, जापान, साउथ कोरिया, कुवैत, नीदरलैंड, कतर, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, यूएई एंड यूके, बहुत सारे नेशंस के पास अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। ये रहे उसके बारे में, यहां दे दिया मैंने आपको। 2019 में मैन्युफैक्चर्ड बाय बोइंग, क्लियर है। 2 हाई परफॉर्मेंस ट्रबलशूट इंजन्स फॉर मैक्सिमम क्रूज अप टू, कितनी स्पीड हो सकती है? 284 किलोमीटर पर आवर, काफी हाई स्पीड है, क्लियर है। ये इसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह दे रखी हैं, ये इसकी
क्लियर? तो बस ध्यान रखना, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स इंडियन आर्मी ने लिए हैं। किससे लिए हैं? यूएस से लिए हैं। कंपनी का नाम क्या है? बोइंग नाम है, विच इज अ अटैक हेलीकॉप्टर्स, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आती हैं कुछ एक्सरसाइजेस। तो डिफेंस में ध्यान रखना, हम एक तो कुछ एयरक्राफ्ट्स को पढ़ेंगे, कुछ फॉर एग्जांपल इंडियन नेवी के कुछ क्राफ्ट्स होंगे और वाटर क्राफ्ट्स होंगे, कुछ इंडियन कोस्ट के कंडक्ट हुए होंगे, तो वो ध्यान रखने, वो किसने बनाए हैं और उनका नाम क्या है और किसने इंडक्ट किया है, आर्मी है, कोस्ट गार्ड है, किसने किया। दूसरा एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइजेस वो किसके बीच में है, सबसे पहला क्वेश्चन तो। दूसरी उसका नेचर कैसा है, मैरीटाइम है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। तीसरा ये है वो इस बार कौन, उसका एडिशन इस बार कहां पर हुआ है। क्लियर है? तो सूर्य किरण नेपाल और इंडिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। सूर्य किरण 19 यानी कि 19th एडिशन इसका हुआ है और विच इज अ जॉइंट काउंटर टेरर एक्सरसाइज है। तो ध्यान रखेंगे, इट इज अ काउंटर टेरर एक्सरसाइज। क्लियर? चलिए, इट इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज। सेकंड क्वेश्चन क्या आ गया? इट इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि एनुअली कंडक्ट कराई जाती है। क्लियर? चलिए, और लोकेशन क्या है इस बार की? इसकी लोकेशन लिख लीजिए, पिथौरागढ़ उत्तराखंड, यानी इंडिया के अंदर ही हुई है सूर्य किरण एक्सरसाइज, सूर्य किरण 19। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2। डेजर्ट साइक्लोन 2 का मतलब यह है सेकंड एडिशन हुआ है। डेजर्ट साइक्लोन, इट इज अ सेकंड एडिशन बिटवीन द इंडियन यूएई जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। इंडिया और यूएई के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये, और इसका सेकंड एडिशन है। यानी कि कब स्टार्ट हुई होगी ये? 2024 में स्टार्ट हुई होगी, 2025 में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई थी। लोकेशन क्या थी? ये हुई थी आबू धाबी यूएई में, दिसंबर में 2025 में। इंडियन कंटिजेंट कंप्राइजेस 45 पर्सनल्स प्राइमरी फ्रॉम द बटालियन ऑफ द मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट। क्लियर? दूसरा, यूएई के साथ कुछ एक्सरसाइज हमारी और भी होती हैं, जैसे कि उसमें एक फेमस हमारी नेवल एक्सरसाइज है ज़ैयद तलवार। ज़ैयद तलवार हमारी एक एक्सरसाइज है जो यूएई के साथ होती है, विच इज अ नेवल एक्सरसाइज। ध्यान रखना, इट इज अ नेवल एक्सरसाइज। और हमारी ये कैसी है डेजर्ट साइक्लोन? इट इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज। समझ आ रही है? इट इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, डेजर्ट साइक्लोन के बाद चलते हैं राजा मोहतम डे। राजा मोहतम डे, और राजा मोहतम डे पहली बात तो कब बनाया गया? 11 दिसंबर को बनाया गया। ध्यान रखेंगे, 11 दिसंबर को बनाया गया। किस लिए बनाया गया? उनको ऑनर करना जो 97 वॉर के हीरोज हैं, हु रिकैप्चर्ड दी फिरोजपुर पोस्ट। फिरोजपुर पोस्ट को 1970 के युद्ध में इन्होंने वापस रिकैप्चर किया था। और ये है आपके श्री आर के वाधवा, असिस्टेंट कमांडेंट। महावीर चक्र इनको मिला है। क्या मिला है? महावीर चक्र मिला है। द नेशन ऑनर्स महावीर चक्र अवॉर्डी असिस्टेंट कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा एंड हिज 8 कॉमराड्स फॉर कैप्चरिंग राजा मोहतम पोस्ट मामदूद सेक्टर फिरोजपुर के अंदर। क्लियर है? राजा मोहतम डे ये उस पोस्ट का नाम था जो रिकैप्चर करी गई थी 71 के दौरान। क्लियर है? और आर के वाधवा, इस बात को ध्यान रखना कि आर के वाधवा was awarded the महावीर चक्र and it is the first and only BSF officer to receive this honor। बीएसएफ के अंदर सिर्फ एक ही ऑफिसर है, ये पहले ऑफिसर बने हैं, हालांकि मरणोपरांत बने हैं, जिनको महावीर चक्र दिया गया है, जिसको महावीर चक्र दिया गया। क्लियर है? चलिए डेट याद रखें, 11 दिसंबर को बनाया जाता है राजा मोहतम डे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज नेक्स्ट, ये है आपकी कुछ एक्सरसाइजेस, जल्दी से नोट करिए। ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं, जैसे कि गरुड़ शक्ति किसके साथ होती है? आपकी इंडोनेशिया के साथ। इक्विवेरिन अभी हम पढ़ेंगे, इक्विवेरिन पढ़ेंगे, खाता पढ़ेंगे और दोस्ती वगैरह पढ़ेंगे। हैंड इन हैंड चाइना के साथ होती है। कुरुक्षेत्र सिंगापुर के साथ होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, और सिंगापुर के साथ हम पढ़ेंगे एक सिम्बेक्स भी होती है। और मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ होती है, दोस्ती भी उनके साथ होती है। नोमैडिक एलिफेंट, ये तो पता ही, नाम से ही पता चल रहा है, मंगोलिक के साथ होती है। शक्ति ये किसके साथ हो रही है? हमारी फ्रांस के साथ हो रही है। सूर्य किरण अभी पढ़ा हमने नेपाल के साथ। और युद्ध अभ्यास ध्यान रखना, ये किसके साथ हो रही है? युद्ध अभ्यास इट हैपेंस बिटवीन इंडिया एंड यूएसए के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। और भैरव बटालियंस, जी हां, इसको ध्यान रखेंगे। अब एक नाम ध्यान रखना, रुद्र ब्रिगेड। क्या याद रखेंगे जी? रुद्र ब्रिगेड याद रखेंगे।
रुद्र ब्रिगेड में से कुछ बटालियंस बनाई गई हैं जिनका नाम है भैरव बटालियंस। ये नई बटालियंस का फॉर्मेशन किया गया है इस वाले आपके किस पर, इस वाले आर्मी डे परेड के दौरान। तो आर्मी इज न्यूली रेज्ड भैरव बटालियंस पार्टिसिपेटेड इन दी आर्मी डे परेड इन जयपुर फॉर द फर्स्ट टाइम। भैरव बटालियंस क्या है? इज अ न्यूली फॉर्म्ड स्पेशलाइज्ड लाइट कॉम्बैट यूनिट ऑफ इंडियन आर्मी। एक स्पेशलाइज्ड लाइट कॉम्बैट यूनिट है इंडियन आर्मी की, डिजाइन्ड टू एंड रैपिड रेस्पॉन्स कैपेबिलिटीज एंड ब्रिगेड गैप बिटवीन कन्वेंशनल इन्फेंट्री एंड एलाइड फोर्सेस। जो कन्वेंशनल मिलिट्री है उसके जो बीच का वो गैप है उसको कम करना, एक स्पेशलाइज्ड फोर्स बनानी एक पर्टिकुलर ऑपरेशंस के लिए, एक पर्टिकुलर कॉम्बैट के लिए। क्लियर है? कंपोजिशन, ईच बटालियन हैज 200 से 250 पर्सनल्स होंगे ड्रॉन फ्रॉम द इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, सिग्नल्स। रिक्रूटमेंट फॉलोज द सन्स ऑफ द सोइल कॉन्सेप्ट टू एंश्योर सोल्जर्स आर फैमिलियर विद द लोकल ट्रेन। सन ऑफ द सोइल का मतलब क्या है कि जो लोकल बॉयज हैं, जो लोकल पर्सनल्स हैं वहां के लोग, उन्हीं को वहां पे रखा जाएगा ताकि वो अच्छे से उस क्षेत्र की जानकारी रखते हो। क्लियर है? चलिए, सो फार 15 बटालियंस हैव बीन रेज, 15 बटालियन रेस करी गई हैं अभी तक की, और रुद्र ब्रिगेड को ध्यान रखेंगे। यह है लोगो रुद्र ब्रिगेड का, और इस तरीके से है। ये हमारे चीफ मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, ये रुद्र जो भैरव ब्रिगेड है उनके पर्सनल से मिल रहे हैं। ये देखिए एक बार। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं, एंड नेक्स्ट स्लाइड इज आईएनएस माहे। जी हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत रहेंगे, इस टाइप की स्लाइड्स पूरी लिस्ट बना लीजिए। आईएनएस महावे, समुद्र प्रताप है, बहुत सारे हैं आज। क्लियर है? तो माहे, आईएनएस माहे इंडिया फर्स्ट माहे क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है, एंटी सबमरीन है ये। दूसरा, कमीशन किया गया है एट द नेवल डॉकयार्ड बाय द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने इनॉग्रल किया है। दूसरा, अब ध्यान रखने, सबसे पहला है कि इट इज ए, क्या है? इट इज ए एंटी सबमरीन वाटर वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। क्लियर? एक तो ये हो गया। दूसरा, ये किसने इंडक्ट किया है? ये आईएनएस माहे किसने इंडक्ट किया है? इंडियन नेवी ने इंडक्ट किया है। क्लियर है? इंडियन नेवी ने इंडक्ट किया है हमारा आईएनएस माहे। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज एक्यूवेरिन। मैंने भी बताया था एक्यूवेरिन, एक्यूवेरिन किसके साथ होने वाली एक्सरसाइज है? एक्यूवेरिन किसके साथ हो रही है? हमारी मालदीव्स के साथ होने वाली एक बाइलेटरल एक्सरसाइज है, यानी दो देशों के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। इसका 14th एडिशन हुआ था 2025 में हमारे, और ये कहां पर हुई थी? ये तिरुवनंतपुरम केरला के दौरान, केरला के अंदर ये हुई थी। क्लियर है? तो एक्यूवेरिन इंडिया और मालदीव्स के बीच में एक्सरसाइज है, 14th एडिशन हुआ है, कहां पर हुआ है? केरला के अंदर। एक्यूवेरिन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? 2009 में इस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया गया था। इट इज अ बायलेटरल मिलिट्री एनुअल एक्सरसाइज, दो देशों के बीच में हर साल होने वाली एक मिलिट्री एक्सरसाइज है ये। क्लियर है? कंडक्टिव अल्टरनेटिव इंडियन मालदीव। तो ध्यान रखना, आज इंडिया में हुई है, तो नेक्स्ट 15th एडिशन कहां होगा इसका? मालदीव्स के अंदर किया जाएगा। क्लियर? कुछ अदर एक्सरसाइजेस भी ध्यान रखनेंगे। इंडिया और मालदीव्स के बीच में क्या होती है? मैंने बताया था, एक एकाता होती है, एक्यूवेरिन तो ये है ही, और एक दोस्ती होती है। लेकिन ध्यान रखना, दोस्ती एक ट्राइलेटरल सर्विस है जिसमें श्रीलंका भी ऐड हो जाता है। 3 नेशंस के बीच की है आपकी दोस्ती। एक्यूवेरिन देख ली, एक्यूवेरिन किसकी है? सॉरी, एकाता किसकी है? वो भी एक बायलेटरल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्लास की नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं, एंड नेक्स्ट स्लाइड इज ऑपरेशन पवन। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी has paid homage to the नेशनल वॉर मेमोरियल टू द सोल्जर्स हु लेड डाउन देयर लाइव्स ड्यूरिंग ऑपरेशन पवन। तो ऑपरेशन पवन ध्यान रखना, कोई रिसेंट का ऑपरेशन नहीं है, ये 1980s का एक ऑपरेशन है, और इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस जो 1987 से लेकर 1990 तक जो हमारी जो फोर्सेस हैं ये श्रीलंका भेजी गई थी, किस लिए? ड्यूरिंग कंट्री सिविल वॉर के लिए। तो उसको क्या किया गया है? ऑफिशियली कमेमोरेट किया गया है ऑपरेशन पवन को, जो कि अभी तक डिकेड्स तक नहीं किया गया था। क्लियर है? फॉर्मली हमने रिकॉग्नाइज किया है उनके सैक्रिफाइस को। क्लियर है? चलिए, तो ऑपरेशन पवन ध्यान रखना, कोई रिसेंट का ऑपरेशन नहीं है, इट इज फ्रॉम 1987 टू 1990 अबाउट सिविल वॉर ऑफ श्रीलंका। नेक्स्ट इज समुद्र प्रताप। देखिए जी, समुद्र प्रताप क्या है? इंडियन कोस्ट गार्ड ने इंडक्ट किया है, तो यहां नेवी नहीं है
क्या है, एक इंडियन कोस्ट गार्ड है। दूसरी बात, ये किस टाइप का है, इट इज अ पोल्यूशन कंट्रोल वेसल। तो ना ही कोई वॉरफेयर है, ना कोई डेस्ट्रॉयड है, ना ही कोई फ्रिगेट है, और ना ही कोई एंटी सबमरीन वाटरक्राफ्ट है। ये कैसा है, एक पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है। पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है। किसने इंडक्ट किया है इसको, समुद्र प्रताप को इंडियन कोस्ट गार्ड ने इंडक्ट किया है। क्लियर। चलिए दूसरा, क्या बात ध्यान रखने की है, बात यह ध्यान रखने की है कि इसको किसने बनाया है, बिल्ट बाई गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है। पोल्यूशन रेस्पॉन्स सिस्टम होगा, पोल्यूशन को कंट्रोल करेगा, जो स्पिल वगैरह हो जाता है इन सबको वो डिटेक्ट करेगा और बताएगा। क्लियर है। तो ये है आपका समुद्र प्रताप, ध्यान रखेंगे समुद्र प्रताप के बारे में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। एंड नेक्स्ट स्लाइड इज आईएनएस निस्तर। आईएनएस निस्तर देखिए सर, इंडियन नेवी हैज रिसीव्ड आईएनएस निस्तर। तो किसने इस बार इंडियन नेवी ने इसको रिसीव किया है। ये इंडिजीनियसली क्या है, पोल्यूशन कंट्रोल है जी नहीं, ये एक ड्राइविंग सपोर्ट वेसल है, डीएसवी है, ये ड्राइविंग सपोर्ट वेसल है। और किसने बनाया है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम ने इसको बिल्ड किया है। और समुद्र प्रताप को किसने बनाया था, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने समुद्र प्रताप को बनाया था। क्लियर है। तो इंडियन नेवी का है, ये क्या है, और ये एक ड्राइविंग सपोर्ट वेसल है। ये रहा। बाकी आपके इस बारे में मैंने थोड़ा सा इसके बारे में लिख दिया है, लेकिन मेन चीज इतना ही रखना, व्हाट इज आईएनएस निस्तर और किसने इसको इंडक्ट किया है, प्लस किसने इसको बनाया है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि विशाखापट्टनम ने इसको बनाया। चलिए नाउ नेक्स्ट इज आईसीजी शिप अमूल्य। इंडियन कोस्ट गार्ड, अगेन इंडियन कोस्ट गार्ड commissioned IGS इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अमूल्य, अ न्यू जनरेशन फास्ट पेट्रोल वेसल। तो ये कैसा वेसल है, ये एक फास्ट पेट्रोल वेसल है। क्लियर है। और पिछले वाला क्या था, वो ड्राइविंग सपोर्ट वेसल था। ड्राइविंग को सपोर्ट, ड्राइविंग के समय सपोर्ट करने वाला जो वेसल होता है, खींचते हैं इधर उधर। और ये क्या है, ये एक फास्ट पेट्रोल वेसल है, बहुत तेजी से पेट्रोल करने वाला, स्पीड ज्यादा होती है। और बनाया किसने है, बनाया सेम टू सेम फिर से वही गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जीएसएल ने बनाया है इसको भी। क्लियर है। इंडिजिनियस, ऑलमोस्ट मोर देन 60% इंडिजिनियस कंपोनेंट्स है। क्लियर है ये। और आदमी क्लास के फास्ट पेट्रोल वेसल्स और कौन कौन से हैं, आदमी हुआ था, अक्षर हुआ था, अमूल्य, अमूल्य हमारा ये रहा, उसके बाद अक्षय है, आंचल है, अटल है, अजीत है, और अब अपरिजित आ गया। अजीत तक हमारे यहां इंडक्ट कर दिए गए हैं। तो ये कैसे हैं, सारे के सारे अमूल्य क्लास के ये फास्ट पेट्रोल वेसल्स हैं। बनाए किसने हैं, बनाए हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इनको बनाया है। क्लियर है। चलिए मिशन सुदर्शन चक्र, इस मिशन को ध्यान रखना, अभी मोदी जी ने अनाउंस भी किया था लास्ट 2025 के अंदर मिशन सुदर्शन चक्र। तो हुआ क्या था, आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या हुआ, हमने देखा कि किस तरीके से जो एयर डिफेंस सिस्टम था हमारा उसने काम किया, बहुत इफेक्टिव रहा बहुत सारा, और बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हमने इस बार आर्मी ने नोटिस करी। तो हमने क्या किया, हमने एक इंडिजीनियस खुद से बनाने के लिए एक एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की तैयारी करी, उसी को बोला मिशन सुदर्शन चक्र। मोदी जी अनाउंस्ड मिशन सुदर्शन चक्र, अ मल्टी लेयर डिफेंस फ्रेमवर्क डिजाइन टू प्रोटेक्ट सिटीजंस इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम एनर्जी स्ट्राइक्स इंक्लूडिंग मिसाइल टेररिज्म एंड साइबर थ्रेट्स। क्लियर है। तो मल्टी लेयर्ड होगा, ये एक लेयर नहीं होगी, एक लेयर होगी, फिर दूसरी लेयर होगी, एक लेयर इफेक्टिव नहीं है, दूसरी लेयर उसको इंटरसेप्ट करेगी, तीसरी लेयर इंटरसेप्ट करेगी। क्लियर है। तो इस तरीके से ये काम करेगा। चलिए, तो डीआरडीओ हैज सक्सेसफुली टेस्टेड अ न्यू इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम एक्सपेक्टेड टू बी पार्ट ऑफ बिगर नेशनल सिक्योरिटी। ये रही तीन लेयर्स कैसी होंगी, एक तो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम होगा, फिर होगा वेरी शॉर्ट रेंज, और ये होगा लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन होगा। तो इन तीन स्टेजेस में हमारा एक इंडिजिनियस वेपन सिस्टम बनाया जा रहा है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट इज पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम। जी हां, अब क्या है, लास्ट कुछ वॉर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा हुई हैं, और उसमें हमने क्या देखा, बहुत सारे अलग अलग एयर डिफेंस सिस्टम्स न्यूज में रहे थे। अब बहुत अलग अलग न्यूज में रहने की वजह से क्या हुआ, वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। जैसे कि आपने अभी देखा, एक तो है ये पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, ये किस लिए न्यूज में था, पैट्रियट आपने भी देखा, पैट्रियट था, और HQ-9 वगैरह और S-400 ट्रायम्फ, ये सभी न्यूज में थे। तो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम किसका है, या आपने देखा हो थर्ड भी न्यूज में था, किसमें था, थर्ड, THAAD थर्ड। तो
तो ये भी न्यूज में था। तो पैट्रियोट और थार्ड ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है, किसके बनाए हुए, यूएस के हैं ये। तो न्यूज में इसलिए था, यूएस प्रेसिडेंट साहब ने इसको प्रपोज किया था, ये कहा था कि शायद यूक्रेन को पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम यूएसए पहुंचा सकता है। क्लियर है, तो देख लेंगे, ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, यूएस है। रडार सिस्टम क्या है, 150 किलोमीटर तक का रडार सिस्टम है। क्लियर है, ये रहा आपका उसके बारे में। और चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। एंड नेक्स्ट इज आईएनएस उदयगिरी। आईएनएस उदयगिरी, तो आईएनएस उदयगिरी इज इंडक्टेड बाय द इंडियन नेवी। पहली बात तो ये ध्यान रखना, इंडियन नेवी ने इंडक्ट किया है आईएनएस किसको, उदयगिरी को, मार्किंग द फॉर्मल डिलीवरी ऑफ द सेकंड स्टेल्थ फ्रिगेट। एक सेकंड स्टेल्थ फ्रिगेट है, स्टेल्थ यानी कि बहुत छुपे आसानी से एक फ्रिगेट निकल जाता है। दूसरा, प्रोजेक्ट 17 ए के अंदर जो स्टेल्थ फ्रिगेट्स है वो बनाए जा रहे हैं। क्लियर, और किसने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है। किसने बनाया था ये, मेजेगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एमडीएसएल ने बनाया था, प्लस गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर जीआरसी ने, इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया था आईएनएस उदयगिरी को। इट इज अ मल्टी रोल स्टेल्थ वॉरशिप डिजाइन फॉर ऑपरेशंस इन डीप सी, ब्लू सी वाटर एनवायरमेंट एंड इक्विप्ड टू एनकाउंटर बोथ कन्वेंशनल एंड सिमेट्रिक मैरीटाइम थ्रेट। तो ध्यान रखना, डीप वाटर यानी ब्लू वाटर बोला जा रहा है। देखिए ध्यान, दो तरीके की नेवी होती है, एक को बोला जाता है ब्लू वाटर नेवी, क्या बोला जाता है, ब्लू वाटर नेवी, और एक को बोला जाता है ब्राउन वाटर नेवी, ब्राउन वाटर नेवी, ब्राउन वाटर नेवी। तो ब्लू वाटर नेवी का मतलब क्या है, एक्चुअल जो आपकी इंडियन नेवी है, जो बहुत अंदर जाकर डीप ओशियन में जाकर ऑपरेशंस वगैरह करती है, एक्सरसाइज करती है, क्योंकि उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बड़े बड़े जहाज हैं। लेकिन वहीं जो कोस्ट की रखवाली करती है, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड है, वहां आसपास का पानी कैसा होता है, एकदम से साफ तो नहीं होता, कैसा होता है, रेत रेत का सा होता है, जिसको ब्राउन ब्राउन बोल देते हैं। तो उसको क्या बोला गया, उसको ब्राउन वाटर नेवी बोला गया। इसको हम बोल देते हैं एक्चुअल नेवी को ब्लू वाटर नेवी। क्लियर है, चलिए किसने बनाया ध्यान रखेंगे, और ये क्या है ये भी ध्यान रखेंगे, प्रोजेक्ट इसका ध्यान रखेंगे। नाउ ऑपरेशन महादेव। अब सबको पता है, आफ्टर द पहलगांव अटैक, इंडियन गवर्नमेंट launched the Operation Mahadev to neutralize 3 territories linked to the पहलगांव में होने वाले अटैक के उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उन टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने ये ऑपरेशन महादेव स्टार्ट किया था इंडियन गवर्नमेंट ने। और इसके अंदर कौन कौन थे, इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ज्वाइंटली किया हुआ था। क्लियर, चलिए तो ध्यान रखेंगे इसको। सिम्बेक्स एक्सरसाइज, अभी बात आई थी, अभी हमने सिंगापुर को पढ़ा था, उसके साथ होने वाली एक्सरसाइज को पढ़ा था। एक और एक्सरसाइज आ गई हमारे सामने, सिम्बेक्स एक्सरसाइज। और सिम्बेक्स एक्सरसाइज इंडियन नेवी इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस, हो गई है हालांकि सिंगापुर एक मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज है, तो ध्यान रखना, इट इज अ मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड दी सिंगापुर। क्लियर, इट बिगेन, लायन किंग के नाम से स्टार्ट हुई थी 1994 के अंदर। It is conducted annually by the Indian Navy and the Republic of Singapore. The exercise supports India's Vision Sagar and Act East policy. तो ध्यान रखना आप इस सिम्बेक्स एक्सरसाइज किससे रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025, तो ये एक 14th एडिशन है। कुरुक्षेत्र हमने बात करी थी उस टेबल के अंदर भी, तो हमने सिंगापुर से होने वाली 2 एक्सरसाइजेस को पढ़ लिया। एक तो मैरीटाइम को पढ़ लिया, मैरीटाइम वाली क्या है सर, सिम्बेक्स है, सिंगापुर इंडिया मिलिट्री सिम्बेक्स, एक बार देख ले, सिम्बेक्स सिंगापुर इंडिया, और उसके बाद मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज, मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज है ये सिम्बेक्स का। उसके साथ एक उनकी मिलिट्री एक्सरसाइज भी इंडिया के साथ होती है, जिसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र या कुरुक्षेत्र बोलते हैं। इसका 14th एडिशन इंडिया के अंदर जोधपुर के अंदर हुआ है। तो ध्यान रखना, कुरुक्षेत्र से ये मत समझ लेना कि सर ये हरियाणा के अंदर वाला कुरुक्षेत्र है। तो ये किसकी बात कर रही है, कुरुक्षेत्र एक तरह से रणभूमि की बात कर रहे हैं। वैसे ये कहां पर हुई है, जोधपुर राजस्थान के अंदर ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई है। चलिए, और कब स्टार्ट हुई थी ये, 2005 में ये स्टार्ट हुई थी। क्लियर, चलिए फर्स्ट वुमेन इन नेवल फाइटर
स्ट्रीम, नेवल फाइटर स्ट्रीम में पहली विमेन ऑफिसर हैं सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया हैज बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू स्ट्रीम्ड इनटू फाइटर पायलट स्ट्रीम ऑफ इंडियन नेवल। इंडियन नेवल की जो फाइटर स्ट्रीम्स है उनमें पहली किसी महिला को ऐड किया गया है या उनको अपॉइंट किया गया है, जिनका नाम क्या है, आस्था पूनिया इनका नाम है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यह है आपके कुछ प्रोजेक्ट्स, जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स इनको देख लेना। प्रोजेक्ट 17 में मैंने आपको बताया था क्या बनाए जा रहे हैं, ये अलग अलग क्या बनाए जा रहे हैं, अलग अलग वाटरक्राफ्ट्स बनाए जा रहे हैं। जैसे प्रोजेक्ट 15B 15A ASW एंटी सबमरीन वाटरक्राफ्ट है। उसके बाद ये क्या है, ये आपका प्रोजेक्ट 17A है। क्लियर है? चलिए अब है आपका अग्निशोध। व्हाट इज अग्निशोध? अग्निशोध कुछ नहीं, इंडियन आर्मी हैज कोलैबोरेटेड विद द IIT मद्रास टू एस्टेब्लिश अग्निशोध। शोध का मतलब क्या होता है, रिसर्च करना। क्लियर है? तो रिसर्च से रिलेटेड है ये, इंडियन आर्मी रिसर्च सेल ऑन द IIT मद्रास कैंपस। तो बस इतना ध्यान रखना, व्हाट इज अग्निशोध? अग्निशोध इज नथिंग बट एन और ऑफिस जिसके किसमें क्या होने वाला है, कोलैबोरेट करने वाले हैं IIT मद्रास और इंडियन आर्मी, और एक रिसर्च सेल, एक ऑफिस होने वाला है। उसमें होगा क्या, द इनिशिएटिव इज द पार्ट ऑफ इंडियन आर्मीज ब्रॉडर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क guided by the 5 pillars of transformation articulated. The new research center will collaborate with IIT Madras Park ये focusing on converting lab scale innovations into deployment technology। होगा क्या जनरली, द गेम ऑफ वॉर इज चेंजिंग, वॉरफेयर्स चेंज हो रहे हैं, AI आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, और उसके बाद ये इंफॉर्मेशन की वॉर चल रही है आज में। तो ऐसी इन सभी चीजों को, टेक्नोलॉजी का एब्जॉर्प्शन करना, उसको स्ट्रक्चरल चेंजेस करना आर्मी के अंदर, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, लोगों को सिखाना, अपने ह्यूमन रिसोर्स को, अपने एसेट्स को मजबूत करना, तो इसका ये काम होगा। क्लियर है? तो अग्निशोध ध्यान रखेंगे, ये कोई आपका वाटरक्राफ्ट या फ्राइगेट या डेस्ट्रॉयर नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट इज INS तारागिरी। व्हाट इज INS तारागिरी? INS तारागिरी स्टेल्थ फ्रिगेट है, ये स्टेल्थ फ्रिगेट है जो कि डिलीवर किया गया है इंडियन नेवी को एट MDL मुंबई। यानी किसने बनाया है इसको, मेजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड। क्लियर? मेजगांव डॉक लिमिटेड उन्होंने बनाया है इसको मुंबई के अंदर। मेजगांव डॉक शिप बिल्डर्स डिजाइंड बाय वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ऑफ इंडियन नेवी, और 75% इंडिजीनियस है, और इट इज अ 4th शिप ऑफ नीलगिरी क्लास। नीलगिरी क्लास का 4th शिप है। बाकी देख लीजिए, नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी, तारागिरी, और उसके बाद क्या आने वाला है, द्रोणागिरी। टोटल पांच हमारे पास फ्रिगेट्स हो जाएंगे नीलगिरी क्लास के, और ये प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था, हमने उससे पहले भी क्या किया था, तारागिरी से पहले हमने उदयगिरी किया था, तो वो भी नीलगिरी 17 प्रोजेक्ट A का ही था। क्लियर है? तो उदयगिरी के लिए हमने, ये तारागिरी है, और आने वाला क्या है, अब लास्ट बचा हुआ है जिसका नाम है द्रोणागिरी। क्लियर है? चलिए डिजाइन किसने किया है, ब्यूरो ऑफ नेवल डिजाइन ने इसको डिजाइन किया है, और ब्यूरो ऑफ नेवल डिजाइन, और कंसल्टेड यानी कंस्ट्रक्टेड बाय MDL मेजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने इसको कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, and it is Joint Sea 2025 drills। यस, जॉइंट सी ड्रिल्स 2025। देखिए चाइना और रशिया के बीच में एक एक्सरसाइज हुई थी, अभी न्यूज में थी, आफ्टर द रशिया एंड यूक्रेन की वजह से। तो ये एक चाइना और रशिया के बीच में क्या हुई थी, एक्सरसाइज हुई थी, जिसको जॉइंट सी ड्रिल 2025 बोला। और कहां पर हुई थी, इट हैपेंड इन सी ऑफ जापान विच इज एन अलाय ऑफ अमेरिका। तो ध्यान, बस नाम से ध्यान रखना, जॉइंट सी 2025 ड्रिल किसके बीच में हुई थी, यूएस और चाइना और रशिया के बीच में ये ड्रिल हुई थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज अचूक प्रहार, देखिए एक प्रचंड प्रहार थी और एक एक्सरसाइज अचूक प्रहार थी। हमने आपको डिफेंस की जब वो क्लास हुई थी उसमें बहुत अच्छे से कराया था, दोबारा से देख लेते हैं। अचूक प्रहार क्या थी, एक रिसेंटली इंडियन आर्मी और ITBP के बीच में होने वाली एक एक्सरसाइज थी, जो कि कहां पर हुई है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर हुई। क्लियर है? ये कैसी है, ये एक
उनकी सिनर्जी को, उनके एक कोलैबोरेशन को देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए कंडक्ट कराई गई है टू टेस्ट दी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस। क्योंकि आईटीबीपी भी हमारे जो हमारा चाइना बॉर्डर है, ऊपर का इंडो चाइना बॉर्डर है, वो किसके हाथ में, सॉरी किसके हाथ में है? वो कौन उसको गार्ड करता है? आईटीबीपी उसको गार्ड करती है। क्लियर है? और वहां पर क्या है, हमारी इंडियन आर्मी भी क्या है, पोस्टेड है या थोड़े से पीछे रहती है फॉर दी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस। तो उन दोनों के बीच की ये एक्सरसाइज है अचूक प्रहार। अब एक थी प्रचंड प्रहार, वो भी कहां पर हुई थी? प्रचंड प्रहार, देखिए प्रचंड प्रहार ये कहां पर हुई थी? प्रचंड प्रहार ये भी अरुणाचल प्रदेश की हुई थी, लेकिन ये एक ट्राई सर्विस थी। कैसी थी? ये एक ट्राई सर्विस थी, यानी कि इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स, ये तीनों इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो आपका अचूक प्रहार और प्रचंड प्रहार दोनों ध्यान रखने हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। एंड नेक्स्ट इज एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति। हरिमाऊ शक्ति तो किसके बीच में है? इट इज बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया। इंडिया और मलेशिया के बीच की एक्सरसाइज है। दूसरा 5th एडिशन हुआ है एक्सरसाइज हरिमाऊ का, और कहां पर हुई है? ये हमारी राजस्थान के अंदर हुई है, महाजन फील्ड के अंदर हुई है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है, वहां पर इस एक्सरसाइज को बनाया गया। दूसरी बात, ये एक बायलैटरल एक्सरसाइज है। कैसी एक्सरसाइज है? ये बायलैटरल एक्सरसाइज है। और मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडियन आर्मी एंड रॉयल मलेशियन टू स्ट्रेंथन कोऑर्डिनेशन इन काउंटर इंसर्जेंसी। और क्या क्या एक्सरसाइज है मलेशिया के साथ होने वाली? एक तो उड़ान शक्ति मैंने आपको बताया था, और एक थी हमारी समुद्र लक्ष्मणा और गरुण शक्ति आर द 2 एक्सरसाइज अलोंग विद एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति विद इंडिया एंड दी मलेशिया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। एंड नेक्स्ट इज आईएनएस अरावली। हां, जैसे हमने अग्नि शोध पढ़ा था, तो वो कोई मिसाइल नहीं थी, कुछ भी नहीं था, कोई वेपन नहीं था। ऐसे ही आईएनएस अरावली है, ये कोई आपका शिप नहीं है, लेकिन ये एक बेस बनाया है इंडियन नेवी ने। कहां पर? गुड़गांव के अंदर एक बेस बनाया है, उसका नाम दिया है आईएनएस अरावली। किस लिए बनाया गया है? टू बूस्ट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। कम्युनिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन, इनको बढ़ाने के लिए ये आईएनएस अरावली बनाया गया गुड़गांव के अंदर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट इज आईसीजीएस आदमी। मैंने आपको बताया आदमी क्लास वो हमने पढ़ ली है, किसके उसमें कि इंडियन कोस्ट गार्ड का शिप है आदमी, और 8 क्लास आने वाले हैं, फास्ट पेट्रोल वेसल्स इसमें आएंगे। और पैरादीप पोर्ट उड़ीसा के अंदर इसको क्या किया गया था? कमीशन किया गया था। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है, 60% इंडिजीनियस है। ये हम आदमी क्लास में जो हमने पढ़ा था लास्ट में हम कर चुके हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट नाउ, ये खत्म हो गए हैं आपके डिफेंस के सारे अभी तक के करंट अफेयर्स। जनवरी फेब मार्च तक के, स्पेशली आपके फरवरी जो है जैन के और फेब मिड तक के जितने भी करंट अफेयर्स है, इसमें सारे इंक्लूड थे। तो ये थे हमारे डिफेंस के करंट अफेयर्स। अब स्टार्ट करेंगे हम कुछ ज्योग्राफी और कुछ आपके एनवायरमेंट के एक साथ करने स्टार्ट करें। क्लियर है? चलिए 1 या 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज फिर से स्टार्ट करते हैं, क्या हमारे एनवायरमेंट और ज्योग्राफी के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। चलिए मैंग्रोव सबसे पहले। जी हाँ, मैंग्रोव हमेशा न्यूज में रहते हैं, आपको पता है। अभी भी दोबारा से एक मैंग्रोव्स की न्यूज आई थी, स्टडी हुई थी मैंग्रोव्स की सेल्स पर, उनकी सोल्ट एब्जॉर्प्शन और उनकी सोल्ट टॉलरेंस की
जो कैपेबिलिटी है उनकी, ये क्वालिटी है, उसके ऊपर हमने एक रिसर्च अभी देखी थी। क्लियर है? तो फिर से मैंग्रोव्स न्यूज में थे, तो एक बार मैंग्रोव्स को देख लेते हैं क्या है। मैंग्रोव्स आर फ्लावरिंग ट्री श्रब्स फाउंड अलोंग ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कोस्ट लाइन, यानी ट्रॉपिकल और आपके सब ट्रॉपिकल कोस्ट लाइन पर, यानी कि मैं अगर आपको दिखाता हूं, यह है आपका प्यारा भारत और ये जो आपकी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कोस्ट लाइन है इंडिया की, यहां पर पाए जाते हैं आपके मैंग्रोव्स के पेड़। ये है कुछ आपके मैंग्रोव्स के पेड़, ये देख रहे होगे पानी में टोटली सबमर्ज रहते हैं, यहां तक पानी भर जाता है इनका। तो ये है मैंग्रोव्स। देयर रूट्स एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, एयर से डायरेक्टली एब्जॉर्ब करती हैं इनकी जो रूट्स होती हैं ऑक्सीजन को, और ये सबमर्ज रहते हैं अंडर वाटर, जो कि सी वाटर होता है, और ये 90% ऑफ द सोल को एब्जॉर्ब कर फिल्टर आउट कर देते हैं। क्लियर है? दे रिप्रोड्यूस अ यूनिक वे कॉल्ड विविपरी, देयर सीड्स स्प्राउट्स व्हाइल स्टिल अटैच्ड टू द पेरेंट ट्री। पेरेंट ट्री से अटैच रहते हैं, लेकिन दूसरे सीड्स को क्या कर लेते हैं, जर्मिनेट कर लेते हैं, दोबारा से हो जाते हैं। क्लियर है? दूसरी बात, व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है कोस्टल प्रोटेक्शन। अब आप देखिए होता क्या है, जब सी वेव्स, जब टाइड्स आती हैं, टकराती हैं, तो ज्यादा इरोड नहीं करती हैं, कम्युनिटीज वगैरह बची रहती हैं, और ये उन टाइडल फोर्सेस को, उस टाइडल एनर्जी को क्या कर देता है, ये थोड़ा सा वीक कर देता है टाइडल फोर्स को। क्लियर है? और क्या होता है, क्लाइमेट एक्शन, ये जो नॉर्मल फॉरेस्ट है उससे 7 से 10 गुना ज्यादा कार्बन का स्टोर कर सकता है। क्लियर है? जो नॉर्मल आपके फॉरेस्ट होते हैं 7 से 10 गुना ज्यादा कार्बन स्टोरेज कर सकते हैं। क्लियर? लाइवलीहुड सपोर्ट, जो वहां के आसपास के रहने वाले जो कम्युनिटीज हैं उनको लाइवली, वो जैसे कि फूड, फिश, इनकम थ्रू एक्वाटिक कल्चर, इको टूरिज्म बहुत होता है, तो उससे कहीं ना कहीं उनको एक लाइवलीहुड सपोर्ट भी हमको मिलता है। अब इंडिया के अंदर 2 बड़ी फेमस जगहें हैं जहां आपको मैंग्रोव्स मिलते हैं, जैसे कि एक है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा जो है वो मैंग्रोव की दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट साइट है मैंग्रोव्स की, और दूसरा है उड़ीसा के अंदर भीतरकनिका। भीतरकनिका इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड ऑल्सो अ रामसर वेटलैंड, ये दोनों ही रामसर वेटलैंड भी है। क्लियर है? चलिए, समझ आ गया व्हाट इज मैंग्रोव्स, व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट, वे दे आर फाइंड। क्लियर? चलिए, ये रहे आपके सुविधा के लिए मैंने कुछ मैंग्रोव्स की लोकेशंस दे दी हैं। यहां पर ये रहे इंडिया की कोस्ट लाइन पर मिलने वाले जितने भी मैंग्रोव्स से दे रहे हैं। ये रहा आपका सुंदरबन हो गया, ये सुबर्ण रेखा है, धर्मा है, और ये रहा आपका भीतरकनिका विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट फॉर दी मैंग्रोव। क्लियर है? कुछ हमारे इसमें गल्फ ऑफ कच्छ में, गल्फ ऑफ खंबात में भी मिल रहा है हमको, और इधर भी मिल रहा है वैतरना वगैरह, आपका किधर गोवा वगैरह की साइड हमें मिल रहा है। क्लियर है? चलिए, ये रहे आपके मैंग्रोव्स के कुछ फोटोज। ये रही सबमर्ज, पानी के अंदर सबमर्ज रहती हैं, सी वाटर के अंदर सबमर्ज रहती हैं, और 90% सोल्ट को फिल्टर आउट कर देती हैं। क्लियर है? यही इनकी बड़ी खूबसूरत खासियत है। मैंग्रोव सेल्स, ये न्यूज में थे, मैंने आपको बताया कि किस लिए न्यूज में थे। कुछ मैंग्रोव सेल्स के ऊपर स्टडी हुई थी। क्या हुई थी कि दे कैन सर्वाइव बिकॉज ऑफ द स्पेशल पोर्स, स्पेशल पोर्स होते हैं और यूनिक लेवल का अडेप्टेशन होता है इनकी लीव्स के अंदर। क्लियर है? देयर लीव सेल्स आर स्मॉलर, थिकर होती हैं, स्मॉलर होती हैं, इसलिए गिविंग देम एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू सर्वाइव। सोल्ट वाटर में एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिलती है सर्वाइव करने की। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट इज ग्रेट इंडियन मस्टर्ड। जी हां, अब ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस कुछ ऐसे आ जाते हैं अब आपके एग्जाम के अंदर कि ऐसे पक्षियों को दे दिया जाएगा और पहले तो पूछा जाएगा ये किस नेशनल पार्क से एसोसिएटेड है, किस नेशनल पार्क से एसोसिएटेड है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इसकी ये किस स्टेज में आता है या किस लिस्ट की किस कैटेगरी में आता है। IUCN की एक लिस्ट है, रेड लिस्ट, उसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं, वनरेबल, लेस वनरेबल, मोर वनरेबल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट है, एंडेंजर्ड है, अलग अलग स्पीसीज है, तो उनकी कैटेगरी पूछ लेगा। जैसे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सबसे ज्यादा न्यूज में रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो उनको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं, ये एक हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है। पहली बात तो ध्यान रखना, इट इज अ स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। दूसरा, इट इज द हैवीएस्ट बर्ड, फ्लाइंग बर्ड है, ये सबसे हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है, और इट इट्स बोथ, यानी कि हर्बीवोरस है, ये प्लांट्स भी खाती है और छोटे छोटे एनिमल्स को भी खाती है। क्लियर है?
मेन थ्रेट्स क्या था, ये टकरा जाते थे ऊपर, जो बिजली के तार जाते हैं उस आपके नेशनल पार्क के ऊपर से, तो उन बिजली में टकरा जाते थे तो मर जाते। इनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से क्या हो रही थी, ये घट रही थी, और इसलिए रेड लिस्ट में कब डाला इनको, क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में इनको डाला हुआ था। क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि सर, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इनको जो पावर केबल्स हैं इनको अंडरग्राउंड बिछाओ, बाहर इनको लेकर ही में जाओ। क्लियर है, इनको बाहर लेकर ही मत जाओ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट है आपका वेस्टर्न ट्रगोपान। वेस्टर्न ट्रगोपान, जी हां, एक और बर्ड है, ये एक माउंटेन बर्ड है। Recent study shows habitat loss in human disturbance threat to western tragopan in the Himalayas. हिमालयाज के रीजन में वेस्टर्न ट्रगोपान पाई जाती है। It is India's one of the rarest pheasants and it is the state bird of हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की ये एक स्टेट बर्ड भी है, तो ध्यान रखना। और कैटेगरी क्या है इसकी, आईयूसीएन रेड लिस्ट के अंदर इसका वो क्या है, स्टेटस क्या है, ये वल्नरेबल में आती है, वल्नरेबल में आती है ये, वल्नरेबल, जो कि थोड़ा सा एंडेंजर्ड से, क्रिटिकली एंडेंजर्ड से थोड़ा सा कम चिंताजनक वाला टॉपिक होता है। क्लियर है। चलिए नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है, सबसे पहले तो देखिए व्हाट इज बिग कैट्स। 7 अलग अलग जानवर एनिमल्स हैं जो कि कैट फैमिली से आते हैं, जिनको बिग कैट बोला जाता है। जैसे कि सर टाइगर हो गया, ये रहा आपका टाइगर। लायन हो गया, सर ये रहा आपका टाइगर, दिस इज योर लायन। दूसरा आपका सर लेपर्ड हो गया, वेयर इज लेपर्ड, देयर इज योर लेपर्ड। उसके बाद क्या हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, दिस इज योर स्नो लेपर्ड। उसके बाद क्या हो गया, चीता है, दिस इज योर चीता। देन जैगवार, दिस इज योर जैगवार, एंड दिस इज पूमा, दिस इज योर पूमा। लेपर्ड ये दोनों सेम है। जैगवार ये रहा आपका, दिस इज योर लेपर्ड, ये रहा लेपर्ड। क्लियर है। चलिए, तो ये इनको 7 को मिलाकर 7 बिग कैट्स हैं। इनका एक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाया है। किसने बनाया था, इंडिया ने इसको बनाया था। ओपन टू 97 अलग अलग कंट्रीज है, उनके लिए ओपन है। और एम क्या है, टू मोबिलाइज ग्लोबल नॉलेज एंड रिसोर्स बेस्ट टू प्रोटेक्ट बिग कैट्स। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग क्या है, हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होंगी, ग्लोबल नॉलेज क्या है, उसको इकट्ठा करेंगे, तो उसका एक अलायंस बना लिया है। अब न्यूज में किस लिए था कि यूनियन मिनिस्टर एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट के जो है एड्रेस अ हाई लेवल मीटिंग ऑफ द कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव फॉर द बिग कैट कंजर्वेटिव अंडर द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन न्यू दिल्ली। उसके यहां पर ये एक क्या हुआ था, एक मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर। तो बिग कैट अलायंस, ध्यान रखना कौन कौन सी कैट्स इसके अंदर आती हैं, इनका एम क्या है, कितनी कंट्रीज के लिए है, ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। सबसे पहली बात, इस क्लाइमेट चेंज जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, इसको पब्लिश कौन करता है, तो पब्लिश 3 इसकी अलग अलग बॉडीज हैं जो अलग हैं। एक तो जर्मन वॉच है, जर्मन वॉच। नेक्स्ट इज न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, एंड थर्ड इज क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। ये थर्ड एक आपकी क्या है, ये इंस्टीट्यूट है जो इस रिपोर्ट को, इस इंडेक्स को पब्लिश करता है। न्यूज में इसलिए था इंडिया 13 प्लेसेस नीचे गया है और 23rd से 13 प्लेसेस नीचे करके वो सीधा पहुंच गया 23rd प्लेस पर इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। पहली बात। दूसरी बात यह है, इसकी कुछ अलग अलग क्या होती हैं, अलग अलग इसकी क्या होती हैं, एक मॉनिटरिंग टूल है। जैसे कि एक रिन्यूएबल एनर्जी है, क्लाइमेट पॉलिसी है, एनर्जी यूज है, और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है। इन 4 कैटेगरीज, इन चार जीपो में हम परफॉर्मेंस चेक करते हैं। अब हुआ क्या है, इंडिया की सभी में ऑलमोस्ट मीडियम परफॉर्मेंस रही है, सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी को छोड़कर, जिसमें कि इंडिया ने कैसा परफॉर्म किया है, सर लो परफॉर्म किया है इंडिया ने। समझ आ रही है बात, इंडिया ने कैसा परफॉर्म किया है, सर लो परफॉर्म किया है। क्लियर है। चलिए, तो ध्यान रखने का क्या रखेंगे ध्यान, सर इंडिया की रैंक क्या है, कौन इसको पब्लिश करता है, कितने इसके अलग अलग क्या क्या है मॉनिटरिंग टूल्स हैं। दूसरा, इंडिया की परफॉर्मेंस अलग अलग कैटेगरीज में कितनी है, और इंडिया किसमें सबसे ज्यादा लो है, सर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के केस में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है आपका
ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक, ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक सेम, ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक रिलीज्ड द ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक GEO7 किसने, UNEP ने, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, कहां पर, नायरोबी के अंदर है, नायरोबी के अंदर है। तो बस इतना ध्यान रखना, ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक द फर्स्ट 1996 इज UNEP द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव साइंटिफिक रिव्यू ऑफ द प्लैनेट एंड ग्लोबल एनवायरमेंट पॉलिसीज, जितनी भी प्लैनेट और गवर्नमेंटल आपकी एनवायरमेंटल पॉलिसीज है उनके लिए था ये। किसने पब्लिश किया है, यूएनईपी ने। कहां पर किया है, नायरोबी में। बस इतना ध्यान रखना। और दूसरा ध्यान रख लेना, इसकी एक थीम है अ फ्यूचर वी चूज, अ फ्यूचर वी चूज बड़ी इंपॉर्टेंट है, थीम्स के ऊपर क्वेश्चंस आपके आते हैं। क्लियर है, चलिए नाउ द इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व। जी हां, बायोस्फीयर रिजर्व बड़ा ही जरूरी टॉपिक है। बायोस्फीयर रिजर्व, इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व कब बनाया जाता है, पहले तो ये बताइए सर। 3 नवंबर को बनाया जाता है। इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं सर? हमारे इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें की 13 ऐसे हैं जो यूनेस्को से रिकॉग्नाइज्ड हैं। किससे रिकॉग्नाइज्ड हैं सर? यूनेस्को से रिकॉग्नाइज्ड हैं। ये रहे। अब देख लें एक बार 18 कौन कौन से। अगर मैं देखूं, दिस इज आवर भारत, दिस इज आवर भारत, देखो भाई, जैसे कि ग्रेट, अगर ऊपर से चले हम तो कोल्ड डेजर्ट है ऊपर, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है। उसके बाद इधर चले कंचनजंगा है। उसके बाद क्या है आपका, नोक्रेक नेशनल पार्क है, सुंदरबंस है, जो कि मैंने आपको बताया था मैंग्रोव की फॉरेस्ट साइट है, दुनिया की सबसे बड़ी फॉरेस्ट साइट है, और ये यूनेस्को के अंदर भी रिकॉग्नाइज्ड है। दूसरा सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये उड़ीसा के अंदर है। उसके बाद क्या है, पन्ना है, पंचमणी है, और अचानक मार अमरकंटक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार है, आपका अगस्त्यमलाई है, नीलगिरी है, और अंडमान एंड निकोबार है। ये 13 तो मेरी बात सुनिए, ये तो वो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड हैं। बाकी बचे हुए कितने, 5, वो यूनेस्को नहीं है। जैसे कि 1 ग्रेट रन ऑफ कच्छ हो गया है, दिहांग दिबांग है, दिब्रू साइखोवा है। उसके बाद क्या है, मानस नेशनल पार्क है, 1 2 3 4, और एक है आपका नीचे शेषाचलम हिल्स, जो कि 5 हो गए हैं। तो टोटल कितने, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 13 यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड हैं, और आपके बचे हुए 5 क्या हैं, वो इंडियन के बायोस्फीयर रिजर्व है, इंडिया ने बनाए हुए हैं। क्लियर है, चलिए नाउ इंडिया बोत्सवाना चीता ट्रांसलोकेशन। प्रोजेक्ट चीता भी हमें पता था, न्यूज में था प्रोजेक्ट चीता। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट चीता लॉन्च कब हुआ, व्हेन वाज प्रोजेक्ट चीता लॉन्च, 2022 में। उसमें क्या था, हमने कहां से, नामीबिया से, साउथ अफ्रीका से, इनसे चीता मंगाना स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने कहां से मंगाए थे, नामीबिया से हमने चीते मंगाए थे। क्लियर है, कितने आए थे, 8 चीते हमारे 2022 में आए थे। उसके बाद साउथ अफ्रीका से आए 12 चीते 2022 में, और 2025 में 8 चीता हमने फिर से मंगाए। कहां से, बोत्सवाना से मंगाए। और कोई मुझे यह बताएगा कि किस नेशनल पार्क में इनको डाला गया था, किसमें डाला गया था जी, इनको डाला गया था कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क में क्या हुआ था, इन चीतास को ट्रांसलोकेट किया गया था। ये रखा, वी एम्फसाइज ऑन द फर्स्ट रिलीज चीता फर्स्ट साइट कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क में इनको क्या किया गया था, रिलोकेट किया गया था, रिलीज किया गया था। क्लियर है, तो प्रोजेक्ट चीता समझ में आ गया। यानी चीता क्या हो गए हैं, जैसे आपको मैंने आईयूसीएन लिस्ट बताया था, उसमें एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और फिर लास्ट में आती है एक्सटिंक्ट हो जाना। तो एक्चुअल में इंडिया जो चीता है, इंडिया से कंप्लीटली क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए थे, और उसकी वजह से हमने क्या करा, बाहर से चीते यहां बुलाने हमें पड़े हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज खराई कैमल्स। देखिए, डिफेंस के हो गए हैं, ज्योग्राफी एनवायरमेंट के हो गए हैं। स्टार्ट करते हैं कुछ ज्योग्राफी के एंड साइंस एंड टेक के, कुछ हमारे होने वाले हैं। तो मेन इज खराई कैमल्स। देखिए, एक तो कैमल्स है सर, जनरली कैमल्स कैसे हैं, रेगिस्तान से आप करेंगे, किसे रेगिस्तान में पाए जाते हैं। क्लियर है, अब हो क्या रहा है, खराई कैमल्स कई बार न्यूज में रहते हैं, इसलिए क्योंकि सबसे पहले तो ध्यान रखना कहां पर, ये गुजरात के अंदर जो हमारा ये रीजन है, गल्फ ऑफ कच्छ और ये वाला जो रीजन है, यहां हमारे ये
खराई कैमल्स पाए जाते हैं, इंडिजीनियस हैं। क्लियर है? उसके बाद इनकी किस लिए जाने जाते हैं? सॉरी, स्विमिंग के लिए। जी हां, कैमल्स हैं और स्विमिंग के लिए जाने जाते हैं। और होता क्या है, ये तैरकर थोड़ा सा दूर निकल जाते हैं और टाइड्स वगैरह में थोड़ा आगे पीछे बह जाते हैं, तो फिर इनको क्या करना पड़ता है, फिर इनको रेस्क्यू करना पड़ता है, दोबारा से फिर यहीं लाना पड़ता है इनको। क्लियर है? तो खराई कैमल्स, इनको वाटर कैमल्स भी बोला जाता है, वाटर कैमल्स भी बोला जाता है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। क्लियर है? और कहां मिलते हैं? दे आर इंडिजीनियस टू दी गुजरात। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, सक्षम 3000 क्या है? सक्षम 3000 मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, डॉक्टर प्रेमासानी चंद्र लॉन्च दी हाई कैपेसिटी सक्षम 3000। ये है क्या? स्टेट ऑफ आर्ट डेटा सेंटर स्विच कम राउटर है। क्या है? स्विच कम राउटर डिजाइन्ड फॉर द नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। इट इज डेवलप्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। इट इज अ हाई कैपेसिटी कॉम्पैक्ट 25.6 Tbps स्विच राउटर डिजाइन फॉर मॉडर्न डेटा सेंटर्स। तो डेटा सेंटर्स में क्या है? राउटर्स वगैरह हैं, राउट करने के लिए, डेटा को इधर उधर राउट करने के लिए। क्लियर है? तो उसका नाम है सक्षम 3000। बनाया किसने है? डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। इतना ध्यान रखना कि सक्षम 3000 कोई मिसाइल विसाइल सिस्टम नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है। क्या है? एक ये हमारा क्या है? एक स्विच कम राउटर है फॉर द डाटा सेंटर्स, मेगा डाटा सेंटर्स, मॉडर्न डाटा सेंटर्स, उनके लिए बनाया गया। क्लियर? बनाया किसने है? डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, इन्होंने ये बनाया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका ट्रेसर्स मिशन। क्लियर है? चलिए देखते हैं, 1 मिनट का ब्रेक लेंगे। ट्रेसर्स मिशन, नासास ट्विन ट्रेसर्स मिशन है क्या? सर ट्रेसर एक नासा का ट्विन सैटेलाइट लॉन्च है जो कि अबोर्ड फाल्कन 9 से है, टू स्टडी मैग्नेटिक रिकनेक्शन एंड हाउ सोलर एक्टिविटी अफेक्ट्स द अर्थ एटमॉस्फेयर। देखिए भाई, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। यह है आपकी अर्थ, वो अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड है। क्यों है सर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड? ड्यू टू दी डुअल नेचर ऑफ द कोर। कोर जो है वो ड्यूअल नेचर में है, इनर कोर सॉलिड है, आउटर कोर लिक्विड है, और लावा बहुत तेजी से घूम रहा है उसके आसपास। उसकी वजह से क्या होता है? एक मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी का बनता है। उससे क्या होगा? जो सन से आने वाली सोलर स्टॉर्म्स हैं, क्लियर है क्या है? सोलर एक्टिविटी या सोलर स्टॉर्म्स हैं, वो आकर क्या होती हैं, वो किस तरीके से इस मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करती हैं, उसकी स्टडी के लिए। दूसरा है मैग्नेटिक रिकनेक्शन। दोबारा से मैग्नेटिक रिकनेक्शन कैसे डेवलप होता है उसके बारे में, उसको स्टडी करने के बारे में ये ट्रेसर्स मिशन है नासा का, फ्रॉम द लॉन्च ऑन फैल्कन 9। इसकी फुल फॉर्म देख लेंगे ट्रेसर्स की क्या है? टेंडन रिकनेक्शन कस्प इलेक्ट्रोडायनेमिक reconnaissance satellites tracers mission with fly in low earth orbit through the polar cups funnel shaped holes in the magnetic field to study magnetic reconnection and its effect on earth atmosphere। मैंने आपको बता दिया। अब एक बात ध्यान रखना, एक छोटी सी चीज इसके अंदर है कि जो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, अगर ये नहीं होता तो ये आने वाली सोलर स्टॉर्म्स हैं, ये डिफ्लेक्ट नहीं होती और ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस जाती और बहुत बड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट कर देती। बहुत सारी चीजें जो आज नहीं हो रही हैं, जिससे हम बचे हुए हैं सोलर स्टॉर्म्स की हीट से, यूवी रेडिएशन से और स्टॉर्म से, वो हमारा इसी मैग्नेटिक फील्ड से बचा हुआ है। हमारा जितना कम्युनिकेशन चल रहा है, जितना भी कम्युनिकेशन है, वो सब क्या होता था? डिस्टर्ब्ड हो जाता अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारा नहीं होता। क्लियर है? चलिए
नेक्स्ट क्या है? ह्यूमंस आउटर प्लेनेट एक्सप्लोरेशन, होप। नेक्स्ट देखिए होप। होप क्या है फुल फॉर्म? ह्यूमन आउटर प्लेनेट एक्सप्लोरेशन। बेंगलुरु बेस्ड स्पेस टेक प्रोटो प्लेनेट along with ISRO has developed a analog station called human outer planet exploration। ह्यूमन आउटर प्लेनेट एक्सप्लोरेशन यानी कि एक स्टेशन बनाया है किसने? एक बेंगलुरु बेस्ड प्रोटो कंपनी है प्रोटो प्लेनेट, और इसरो ने कहां पर बनाया है? लद्दाख सोकर वैली के आसपास ये बनाया है। किस लिए बनाया है? इट इज अ स्पेस एनालॉग रिसर्च स्टेशन chosen for its cold desert terrain that closely mix the moon and Mars environment। क्लियर है? स्पेस क्या है हमारा? एक रिसर्च स्टेशन है। तो जाके फिर हम क्या करेंगे? हम किसको? जो हमारे आउटर प्लेनेट हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे, उनकी स्टडी करेंगे। क्लियर है? तो उस चीज से रिलेटेड है। तो फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे किस के साथ है? इसरो एंड प्रोटो प्लेनेट का है। कहां पर? लद्दाख सोकर वैली के पास बनाया गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट इज ल्यूपेक्स मिशन। ल्यूपेक्स मिशन, व्हाट इज ल्यूपेक्स मिशन? The Prime Minister of India recently welcomed the agreement between ISRO and Japan Aerospace Exploration Agency JAXA for the Chandrayaan-5 mission under the Lunar Polar Exploration Program। तो ल्यूपेक्स का ध्यान रखना। ल्यूपेक्स का मतलब क्या है? लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन ल्यूपेक्स प्रोग्राम ऑफ इंडिया एंड जापान, जिसके अंदर चंद्रयान 5 भी आएगा। इट इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ इसरो लैंडर एंड जाक्सा रोवर। रोवर रहेगा जाक्सा इनका जापान का, और लैंडर जो होगा वो इसरो का रहेगा। प्लान्ड फॉर 2025 यूजिंग जापान S3 रॉकेट अंडर इंडियाज चंद्रयान 5 प्रोग्राम। इट इज मेन गोल टू इज एक्सप्लोर टू मून साउथ पोल स्पेशली परमानेंटली shadowed region to detect water, ice and ashes resources potential for the future lunar bases। अब एक बात मुझे आप ये बताइए, हम मून पर ढूंढने क्या जाते रहते हैं बार बार कि सर हम मून पर पानी ढूंढ रहे हैं, वाटर ढूंढ रहे हैं, आइस ढूंढ रहे हैं। ठीक है सर, कि क्या ढूंढ रहे हैं? टू डिटेक्ट वाटर, आइस एंड असेसिस रिसोर्स पोटेंशियल फॉर द फ्यूचर लूनार बेसिस। अब एक बात मुझे यह बता दिए, कल को अगर हमें रेडिली वाटर अवेलेबल हो गया मून पर, तो आपको क्या लगता है हम लोग क्या करेंगे? किस लिए पानी हम ढूंढ रहे हैं मून पर? बताइए, किस लिए पानी हम मून पर ढूंढ रहे हैं? कि सर इसलिए ढूंढ रहे हैं ताकि हम जाकर वहां क्या रहने लगेंगे? सर रहने लगेंगे, विल स्टार्ट लिविंग देयर। जी नहीं, मून पर नहीं रहा जा सकता। क्यों? पहली बात तो ये, मून का कोई भी एटमॉस्फेयर है ही नहीं। मून डज नॉट हैव एनी एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से बहुत बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स, बहुत बड़े बड़े पत्थर आए दिन उसकी सरफेस पर गिरते रहते हैं। सर इंडिया पर क्यों नहीं गिरते? इंडिया पर देखेंगे, इंडिया पे कह रहा हूं, अर्थ पर क्यों नहीं गिरते? अर्थ के साइड में देखिए एक एटमॉस्फेयर है, अलग अलग लेयर्स का एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। अब क्या है? इस एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट्स हैं बहुत ज्यादा, और जैसे ही कोई पत्थर एंटर करता है तो इन गैसेस से टकराकर इस फ्रिक्शन से वो क्या होता है? गर्म होकर आग लग जाती है, फायरबॉल बन जाती है, और वो आता आता ही जलकर राख हो जाता है गिरने से पहले। कुछ गिर भी जाते हैं लेकिन मोस्ट 99% उनकी राख ही बन जाती है। समझ आ रही है बात? दूसरा, यही जो फायरबॉल बनी है इन्हीं को ही क्या बोलते हैं? यही आपका टूटता हुआ तारा है। भगवान से प्रार्थना मांगने का यही जरिया है, शूटिंग स्टार। तो एक्चुअल में वो स्टार नहीं टूट रहा है, एक पत्थर, एक मिटियोर अर्थ की एटमॉस्फेयर में एंटर कर गया है, उसकी वजह से उसमें क्या हो गई है? गैसेस की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से आग लग गई है, और वो जलकर राख हो जाता है हवा में ही। और ये मोस्टली एक्टिविटी जिस लेयर में होती है उस लेयर को नाम दिया गया है मीजोस्फीयर। क्या दिया गया है? मीजोस्फीयर वो है जहां पर जो मिटियोर है वो जलकर राख हो जाते हैं या आपके खत्म हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये है आपका ल्यूपेक्स मिशन। तो दूसरी बात देखिए ध्यान से, अब इसका एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से गैसेस प्रेजेंट नहीं है, एस्ट्रॉइड आज दिन आकर गिर जाते हैं डायरेक्टली।
तो सर जब एटमॉस्फेयर ही प्रेजेंट नहीं है तो जीना तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। चलो एस्टेरॉइड तो बाद में मारेंगे, पहले तो वैसे ही मर जाएंगे जब वहां गैस वैसी नहीं है। दूसरा, तो सर पानी क्यों ढूंढ रहे? पानी इसलिए ढूंढ रहे हैं भाई साहब कि सुनिए, ये आपकी अर्थ है, यहां पर मून है, ये यहां पर आपको मार्स है। ह्यूमंस को जाना है मार्स की तरफ, मार्स की तरफ रहने की तरफ, हम इसको टारगेट कर रहे हैं। लेकिन होगा क्या, जैसे मून यहां पर है तो सोचिए हम डायरेक्ट मून मार्स पर जाएंगे तो बहुत ज्यादा हमें फ्यूल चाहिए। लेकिन अगर हम क्या करें, पहले मून पर पहुंच जाएं और फिर मून से जा पाना मार्स पे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो एक्चुअल में हम मून को सिर्फ एक फ्यूल बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही पानी मिल जाएगा, कुछ H2O से हाइड्रोजन वगैरह कुछ अलग अलग से निकाल कर हम क्या है, एक फ्यूल बना लेंगे हमारे अपने एयरक्राफ्ट्स का। क्लियर है? तो सिर्फ मात्र यही रीजन है मून के ऊपर पानी वानी ढूंढने का, रहने का कोई भी मकसद नहीं है। रहेंगे तो हम शायद मार्स पर जाकर। क्लियर है? आप तो नहीं रहेंगे, खैर आप तो भूल जाइए, आपकी 3-4 आने वाली जनरेशन से शायद वो रह ले मार्स के ऊपर। सोलर ऑर्बिटर मिशन, नाम से पता चल रहा है सन के ऑर्बिटर का मिशन है कुछ। अकॉर्डिंग टू न्यू स्टडी of the European Space Agency, Solar Orbital Mission has traced the origin of solar energy electrons emerging from the sun. लॉन्च कब हुआ था? 2020 में लॉन्च हुआ था। यूरोपियन कंट्रीज और नासा का मिलकर एक पार्टनरशिप प्रोग्राम है। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टडी करना सन को और उसकी हेलिस्फीयर को क्लोजली क्या करना, एक फर्स्ट एवर पोलर इमेजेस ऑफ द सन देना, प्रोवाइड करना। ऑर्बिट comes as close to 42 million kilometers from the sun, uses Venus flybys to the tilt orbit of eclipse planet. Special features क्या है? Special heat shield protects spacecraft from up to 500 डिग्री सेल्सियस। अब अर्थ के इतने आसपास जाएगा वो, तो टेम्परेचर कितना राइज हो जाएगा, तो हमने कुछ क्या है, स्पेशल हीट शील्ड दी हुई है उसको, उस मिशन को, सोलर ऑर्बिटर मिशन को। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे किससे रिलेटेड है, किन दोनों के बीच में है, नासा और यूरोपियन एजेंसी के बीच का, ये आपका स्पेस एजेंसी उसके बीच का है। नेक्स्ट चलते हैं जल्दी से, मैत्री इंडियाज 4th रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। बिल्कुल ठीक है। अब अंटार्कटिका के अंदर इंडिया के 3 रिसर्च स्टेशन पहले से ऑलरेडी थे। द प्रोजेक्ट अब क्या है, इंडिया ने एक और लॉन्च किया है, मैत्री 2। पहले मैत्री था, सबसे पहले था दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, और उस था आपका भारती। अब मैत्री 2 है, जो कि 2029 तक बनने के पूरे चांसेस हैं कि 2029 तक बनकर तैयार हो जाएगा। क्लियर है? तो ये है आपका मैत्री 2 प्रोजेक्ट। तो ध्यान रखना कैसा है, ये रिसर्च स्टेशन है, कहां पर, अंटार्कटिका के अंदर। किसका? इंडिया का बन रहा है, और कब तक बन जाएगा? 2029 तक बनने के पूरे चांसेस हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट इज द्रव्य पोर्टल। द्रव्य पोर्टल न्यूज में था, किस लिए द्रव्य पोर्टल? इसलिए इट इज अबाउट लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी क्या है? CCRAS, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस। द्रव्य पोर्टल एम्स टू कैटलॉग इंफॉर्मेशन ऑन 100 की मेडिसिनल्स। क्या है कैटलॉग? मतलब इकट्ठा करना, उनको सिस्टमैटिक फॉर्म में लिखना, उनके डाटा को उतार कर रखना। क्लियर? जैसे लाइब्रेरी में कैटलॉग रखता है, ऑफिस में कैटलॉगर्स होते हैं, वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा रिकॉर्ड्स रखते हैं। तो ऐसी 100 की मेडिसिन है, उनके कैटलॉग इंफॉर्मेशन जाइए और द्रव्य पोर्टल से जाकर उनके बारे में देख लीजिए, क्या क्या क्योर है, किस तरीके से उनके फायदे हैं, वो सब उसके बीच में लिखा हुआ। द्रव्य पोर्टल ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष याद रखना। क्लियर? चलिए, और द्रव्य की आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि क्या है, डिजिटाइज्ड रिट्रीवल एप्लीकेशन फॉर वर्सटाइल यार्डस्टिक ऑफ आयुष, वर्सटाइल यार्डस्टिक ऑफ आयुष। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट सन कैचर। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट सन कैचर। देखिए व्हाट इज प्रोजेक्ट सन कैचर। रिसेंटली गूगल अनाउंस्ड अ न्यू रिसर्च इनिशिएटिव कॉल्ड प्रोजेक्ट सन कैचर। किसका है? ये गूगल का एक प्रोजेक्ट है। पहली बात तो ये हो गई। और इट इज गूगल्स मूनशूट प्रोजेक्ट टू बिल्ड AI डाटा सेंटर इन स्पेस यूजिंग सोलर पावर्ड सैटेलाइट्स
कैरिंग गूगल टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स। तो क्या है, एक एआई डेटा सेंटर्स बनाएंगे इन स्पेस। अब क्या है, डेटा सेंटर्स जब यहां पर होते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी का कंजप्शन होता है, ये हमें आपको पता है। तो क्या गूगल क्या कर रहा है, गूगल ट्राई कर रहा है कि स्पेस के अंदर डाटा सेंटर्स बनाए जाए, एआई बेस्ड डाटा सेंटर बनाए जाए, जो कि किस पर बेस्ड रहेंगे, ये यूजिंग सोलर पावर्ड सैटेलाइट्स पर बेस्ड रहेंगे। तो क्या होगा, अब यहां क्या होता है, अर्थ घूमती रहती है, हम तो दूसरी साइड चले जाते हैं तो अंधेरा हो जाता है। अब सैटेलाइट जब ऊपर रहेगी तो क्या होगा, उसके ऐसे ऑर्बिट में रखा जाएगा तो सन के ज्यादा से ज्यादा सामने रहे, ज्यादा से ज्यादा सनलाइट उस पर पड़े, तो ज्यादा टाइम तक हमें क्या होगा, सोलर पावर्ड हमारे लाइट्स हमसे मिल जाएगी और इन डाटा सेंटर्स को रन किया जा सकता है। क्लियर। टू सॉल्व ह्यूज एनर्जी प्लस वाटर यूज ऑन अर्थ बेस्ड, जो अर्थ बेस्ड डाटा सेंटर्स हैं उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी प्लस वाटर का यूज होता है। क्लियर है। चलिए, it is a good initiative by the way. Next is Escapade mission. Escapade mission recently Blue Origin USA की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है, has successfully launched a NASA's highly anticipated Escapade mission. नासा का एक मिशन है Escapade mission, उसको लॉन्च किया है। क्या है इसकी फुल फॉर्म, एस्केप एंड प्लाज्मा एक्सेलरेशन डायनेमिक्स एक्सप्लोरर्स मिशन। मतलब स्टडी करना है मार्स को, हाइब्रिड मैग्नेटोस्फेयर एंड स्पेस वेदर रेस्पॉन्स, measure solar wind interaction with Mars atmosphere and crust and explain solar wind driven atmosphere escape। कहने का मतलब क्या है, सोलर स्टॉर्म से उसका जो एटमॉस्फेयर है किस तरीके से डील करता है, मार्स की स्टडी के लिए है। एस्केपेड मिशन है जो कि नासा का किसने लॉन्च किया है, ब्लू ओरिजिनल ने लॉन्च किया है नासा के इस चलिए नेक्स्ट है आपका दृष्टि सिस्टम। क्या है, नेक्स्ट इज दृष्टि सिस्टम। देखिए दृष्टि सिस्टम कुछ भी नहीं है, जो इंडियन रेलवेज है उनकी जो फ्रेट ट्रेन्स होती हैं, यानी जो माल गाड़ियां होती हैं, उनके क्या होते हैं, हम देखते हैं जब वो थोड़े से ऐसे क्षेत्र में जाती हैं जहां आबादी कम है और जहां थोड़ा सा फॉरेस्ट एरिया है, कुछ भी है, सुनसान एरिया है, तो क्या होता है, चोरी बहुत ज्यादा हो जाती है। जो उनके ताले वाले तोड़ देते हैं मालगाड़ियों के और अंदर से निकला हुआ सामान निकाल लेते हैं। तो उसी के लिए एक दृष्टि सिस्टम बनाया गया है। इज प्लानिंग टू इंस्टॉल अ न्यू एआई बेस्ड लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम। अपने आप लॉक हो जाया करेगा और उसको परमानेंटली मॉनिटर करेंगे, ताकि अगर कोई भी थेफ्ट वगैरह हो, प्रोग्रेस थेफ्ट हो, तो उसको देखकर रोका जा सके। क्लियर है। एआई इनेबल्ड रियल टाइम सर्विलेंस होगा सिस्टम टू मॉनिटर वैगन डोर लॉकिंग कंडीशन इन मूविंग ट्रेन्स, ऑब्जेक्टिव टू एनहांस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, टू डिटेक्ट अनलॉक टेम्पर डोर ऑटोमेटिकली। क्लियर है। तो क्या है, अपने आप लॉक सिस्टम जो खुद से देख लेगा जो भी है, और सर्विलेंस हर टाइम रियल टाइम कवरेज वो हमको देता रहेगा। डेवलप किसने किया, एनएफआर ने, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, आईआईटी गुवाहाटी और आपकी एनएफआर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। क्लियर। चलिए नाउ अब स्टार्ट होते हैं कुछ हमारे अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, ये स्टार्ट करेंगे और एक छोटा सा 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं तब तक के लिए। चलिए स्टार्ट करें। चलिए फर्स्ट इज पद्मा अवार्ड्स। अब देखिए 3 पद्मा अवार्ड्स होते हैं जनरली हमारे इंडिया के अंदर। कौन कौन से, एक तो पद्मश्री है। क्लियर। एक तो पद्मश्री है, एक है आपका पद्म भूषण और एक है पद्म विभूषण। और अगर आपको सिविलियन अवार्ड्स हैं और इनकी हायरार्की बताऊं तो सबसे बड़ा है पद्म भूषण, उससे नीचे आता है पद्म भूषण और फिर है आपका पद्मश्री। पहले आपको पद्मश्री मिलेगा, फिर पद्म भूषण, उसके बाद जाकर मिलेगा पद्म विभूषण मिलेगा। क्लियर है। तो इस बार जो है जिन जिन को मिले हैं उनके बारे में हम देखेंगे। एक बार 131 पद्मा अवार्ड्स मिले हैं, तो मेन हम पद्म विभूषण और पद्म भूषण तो देख ही लेंगे। क्लियर है। अब हिस्ट्री देख लेते हैं इसके बारे में। द अवार्ड्स वर इंस्टीट्यूटेड 1954 में स्टार्ट किए गए थे एज अ सिंगल क्लास। They were reconstructed in 1955 into the current 3 levels। सिंगल क्लास हुआ करती थी पहले और 1955 में क्या कर दिया गया, इनकी 3 कैटेगरीज बना दी गई। दूसरा, पद्मा अवार्ड्स आर अमंग इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर
रिकॉग्नाइजिंग एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन अकॉर्ड डाइवर्स फील्ड, अलग अलग फील्ड में अलग अलग रिकॉग्निशन और उनके वर्क को क्या है रेस्पेक्ट देने के लिए, एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज्ड करने के लिए। क्लियर। चलिए उसके बाद दे आर प्रेजेंटेड इन 3 कैटेगरीज, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री विद भारत रत्न एज नेशंस हाई सुप्रीम सिविलियन अवार्ड। तो सबसे ऊपर क्या है, सबसे है भारत रत्न, भारत रत्न सबसे ऊपर है, उसके ऊपर नीचे आता है पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। तो ये 3 मेजर सिविलियन अवार्ड्स हैं इंडिया के अंदर। क्लियर है। चलिए अब कुछ लिस्ट दी गई है जिन जिनको मिला है। पद्म विभूषण तो बिल्कुल याद रखना, जैसे कि धर्मेंद्र सिंह है जिनको मरणोपरांत दिया गया है, इस बात का ध्यान रखना। और ऐसे ही 3 लोग आपके पद्म विभूषण के अंदर हैं और 2 लोग आपके पद्म विभूषण के अंदर है जिनको मरणोपरांत दिया गया है। तो इस बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पद्म विभूषण इस बार मरणोपरांत किसी को भी नहीं दिया गया जी, गलत हो गया, 2 लोगों को दिया गया है। ठीक है, के थॉमस है, राजम है, अनारायण है और आपका वीएसए है जिनको पद्म विभूषण मिला है। बाकी पद्म भूषण किस किस को मिला है, अलका याग्निक जो सिंगर है आप जानते हैं, भगत सिंह कोश्यारी और आपका है केआरपी, ममूती, नोरी दत्ता रेड्डू और श्री पीयूष पांडे, एसकेएम और इधर श्रद्धा वधानी और शिबू सोरेन, उदय कोटक, वीके मल्होत्रा और विलापल्ली नातेशन। और स्पोर्ट्स में मिला है किसी को, श्री विजय अमृतराज को स्पोर्ट्स के अंदर पद्म भूषण मिला है। क्लियर है। तो ध्यान रख लेंगे, एटलीस्ट पद्म विभूषण तो याद रख ही लेना किस किस को मिला है, बहुत कम लोगों को मिलता है, तो ये तो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं जल्दी से, इंदिरा गांधी पीस प्राइज, इंदिरा गांधी पीस प्राइज की तरफ चलते हैं। इंदिरा गांधी पीस प्राइज क्या है देखते हैं एक बार। इंदिरा गांधी पीस प्राइज मोजाम्बिकन राइट एक्टिविस्ट एंड ह्यूमैनिटेरियन ग्रासा मिशेल को मिला है इंदिरा गांधी पीस प्राइज डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2025, अनाउंस बाय इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा यह दिया जाता है इंदिरा गांधी पीस प्राइज। क्लियर है। तो ध्यान रखना किसको मिला है, मोजाम्बिकन है, एक हमारे इंडिया का कोई भी नहीं है, मोजाम्बिकन है, उसको ये क्या नाम है आपको प्राइज दिया गया है। चलिए नेक्स्ट इज राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, पहली बात सेकंड एडिशन है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के, ये गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। इसके अंदर राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के अंदर 3 होती हैं, विज्ञान रत्न, विज्ञान टीम। ये तो दिया जाता है इंडिविजुअली और ये दिया जाता है टीम को। ये किसको मिला इस बार, जयंत विष्णु नर्लिकार को मिला है फिजिक्स के लिए पोस्टमसली, और विज्ञान टीम को एक अरोमा मिशन है सीएसआई की एग्रीकल्चरल साइंस, उनको ये विज्ञान आपका राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिया गया है इन दी विज्ञान टीम। अबाउट राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2023 में स्टार्ट हुआ था। अवार्डिंग अथॉरिटी कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक है ये। और इसके बाद अलग अलग कैटेगरीज हैं, विज्ञान रत्न है, विज्ञान श्री है, विज्ञान युवा है, विज्ञान टीम है। ये हैं आपके मैक्सिमम 56 अवार्ड्स पर ईयर दिए जा सकते हैं आपके किसके, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के। चलिए नेक्स्ट, ग्लोबल टीचर प्राइज 2025, ये भी एक इंडियन लेडी हैं, उनको भी मिला है, जिनका नाम है रूबल नागी, एक इंडियन क्या है आपकी एक्टिविस्ट हैं, ये एक एनजीओ चलाती हैं, इनको मिला है ग्लोबल टीचर पीस प्राइज। देख लीजिए, टीचर इंडियन टीचर रूबल नागी हैज वॉन द ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 रिसीविंग $1 मिलियन अवार्ड एट द कॉमन वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इन दुबई। दूसरा, इट वाज लॉन्च 2024 में लॉन्च हुआ था। इट इज ऑफन रेफर्ड एज अ नोबल प्राइज ऑफ टीचिंग, टीचिंग का नोबल प्राइज माना जाता है इस अवार्ड को, तो ध्यान रखेंगे। इट इज प्रेजेंटेड बाय जीएमएस एजुकेशन एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय वार्की फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद यूनेस्को। तो ध्यान रखना, ग्लोबल टीचर पीस प्राइज किसको मिला है, रूबल नागी को मिला है। कब स्टार्ट हुआ था ये, 2024 में, और इसको नोबल प्राइज ऑफ क्या बोला जाता है, टीचिंग भी बोल दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज आपकी चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 अवार्ड, चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 अवार्ड। तमिलनाडु की आईएएस ऑफिसर है सुप्रिया साहू, उनको ये मिला है आपका चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड। ये यूएनईपी का एक चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड है जो कि एनवायरमेंटल लीडरशिप के लिए दिया जाता है।
कब स्टार्ट हुआ था? 2025 में स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ? इसकी कैटेगरीज देख लीजिए, एक तो पॉलिसी लीडरशिप है, एंटरप्रेन्योरशिप है, विजन है, साइंस एंड इनोवेशन है, लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड इंस्पिरेशन है, एंड एक्शन है। और इसी में ही इनको साहू, सुप्रिया साहू को इसी कैटेगरी में उनको मिला गया। क्लियर है? और क्या कहता है, इनके कुछ ऑपरेशन से किए इनिशिएटिव का ऑपरेशन ब्लू माउंटेन था 2000 के अंदर, इंट्रोड्यूस लो कॉस्ट मेजर्स था, इंपैक्ट एंड लेगेसी के ऊपर इन्होंने बात करी थी। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए, इनके इन इंसिडेंट्स को, इनके इन कंट्रीब्यूशन को, इसलिए किसको, सुप्रिया साहू को क्या दिया गया है? ये दिया गया है आपका चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025। क्लियर है? चलिए सर, और नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड, दादा फाल्के साहब अवार्ड। दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये है आपका नेक्स्ट टॉपिक। चलिए सर, सबसे पहली बात, मिला किसको है ये देख लेते हैं। जो लेजेंडरी एक्टर डायरेक्टर हैं मोहनलाल, उनको इस बार दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है। ये क्या है? इन्होंने मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी फिल्म्स में काम किया है। क्लियर है? और ये एक हाईएस्ट अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। सिनेमा इंडस्ट्री का सबसे हाईएस्ट, सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है। हर साल नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में दिया जाता है, बाय द डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल के द्वारा से दिया जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं, पहली बार कब दिया गया था? 1969 को। और किसको दिया गया था? टू कमेंट्स में किसको दिया गया था? ये द फर्स्ट रिसिपिएंट कौन थे? देविका रानी, इनको दिया गया था। दूसरी बात, दादा साहब फाल्के थे कौन? ढूंढीराज गोविंद फाल्के वॉज द इंडियन प्रोड्यूसर, डायरेक्टर टू स्क्रीन राइटर, नोन एट फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। और इनकी एक मूवी थी राजा हरिश्चंद्र, वॉज द फर्स्ट इंडियन मूवी रिलीज इन 1930। पहली बार 1930 में एक मूवी रिलीज होती है, क्या नाम है? राजा हरिश्चंद्र। इन्हीं की बनाई एक मूवी थी। क्लियर है? नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है? जल्दी से देख लीजिए, नोबेल प्राइज पीस किसको मिला है? मारिया कोरियाना मचादो, उनको मिला है। जब हमने पिछली एक क्लास करी थी अवार्ड्स की और उसकी, उसमें हमने अलग अलग नोबेल प्राइज को सबको समझाया था कि नोबेल प्राइज की व्हाट इज हिस्ट्री ऑफ नोबेल प्राइज, किस कैटेगरीज में दिया जाता है, कब स्टार्ट हुआ है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। सीधा हमारा टॉपिक है किसको नोबेल पीस प्राइज मिलेगा है? मारिया कोरियाना मचादो, जो कि कहां की रहने वाली है? ये एक वेनेजुएला की रहने वाली है। क्लियर है? दूसरा, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, ये किसको मिला है? एक हमारे हंगेरियन राइटर हैं जिनको मिला है, जिसने लाज़लो क्रास्नाहोर्काय, ये इनका नाम है, इनको मिला है क्या? नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2025 के मिला है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इज बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है, देखिए ध्यान से। एक बुकर प्राइज अलग है और इंटरनेशनल बुकर प्राइज अलग है। जो बुकर प्राइज मिला है 2025, वो मिला है डेविड सेजले को फॉर हिज फर्स्ट नोबेल फ्लैश, बिकमिंग द फर्स्ट हंगेरियन ब्रिटिश राइटर टू रिसीव। जबकि जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, वो एक्चुअल में है क्या? वो ये है कि कोई भी ट्रांसलेटेड वर्क हो जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, उसके लिए दिया जाता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। जैसे कि एक आपकी ये बानू मुस्ताक की एक कविता है, एक बुक थी जिसको ट्रांसलेट किया है किसने? फ्रॉम कन्नडा टू इंग्लिश बाई दीपा बस्ती ने। इनको मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। क्लियर है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिलता है? जब आप कोई नोवेल किसी और लैंग्वेज का इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तब आपको ये प्राइज दिया जाता है, तब इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो इस बार किसको मिला है? हर्ट लैम्प के लिए मिला है। किसको? आपका दीपा बस्ती को मिला है। इन्होंने एक बानू मुस्ताक की किताब है, उसको ट्रांसलेट किया है आपका किसमें? इंग्लिश में। क्लियर? चलिए, और बुकर प्राइज क्या है फिर? बुकर प्राइज यह है कि जो ओरिजिनल वर्क है लिटरेचर ओरिजिनल वर्क, उसके लिए। तो किसको मिला है? फ्लैश के लिए मिला है, डेविड सेजले को ये मिला है। क्लियर है? चलिए, ये हो गया विंटर ओलंपिक्स। जी हां, वॉट्स के साथ साथ कुछ
स्पोर्ट्स भी हमारे हैं, और स्पोर्ट्स हैं कि विंटर ओलंपिक्स 2026 विंटर ओलंपिक्स कंक्लूडेड इन इटाली विद ग्रैंड क्लोजिंग सेरेमनी एट वेरोना एरिना। तो कहां पर हुए हैं? इटली के अंदर इस बार क्या हुए थे? विंटर ओलंपिक्स हुए थे। विंटर ओलंपिक्स हर 4 साल में एक बार कराए जाते हैं। ऑर्गेनाइज बाई दे आर ऑर्गेनाइज एंड सुपरवाइज बाई द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा बनाए जाते हैं। रिसेंट होस्ट कौन थे? 2022 में बीजिंग ने, 26 में आपका इटली में, और 2030 में होने वाला है फ्रांस के अंदर। ऑफिशियली कोल्ड मिलानो कोर्टिना 2025, इट वाज द 25th विनर ओलंपिक गेम्स इंक्लूडिंग 126 मेडल। तो बस इतना बस ध्यान रखना, नॉर्वे सबसे हाईएस्ट था, टॉप परफॉर्मर था विंटर ओलंपिक्स के दौरान। और ये हुए कहां पर थे? ये इस बार हुए कहां पर थे? इटली में कंक्लूड हुए हैं, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज फाइड चैंपियनशिप। क्या है? FID चेस चैंपियनशिप वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025। तो इसमें क्या याद रखना है? इसमें यह याद रखना है कि मैग्नस कार्लसन ऑफ नॉर्वे हैज वॉन दी 2026 फाइड फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप। फर्स्ट ऑफिशियल एडिशन कब? दिस वाज द इनॉग्रल फाइड रिकॉग्नाइजिंग फ्री चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप। इट इंटीग्रेटेड फ्री स्टाइल चेस 960 इनटू ऑफिशियल FID। लोकेशन क्या है? जर्मनी के अंदर हुआ है, इतना ध्यान रखना। कार्लोस साहब जीते हैं, हुआ कहां पर है? जर्मनी के अंदर हुआ है, इतना ध्यान रखना। दूसरा, कौन कौन होता है? जो 8 टॉप ग्रैंड मास्टर्स है चेस के अंदर, उनको ही बुलाया जाता है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है सर। और क्या है? नेक्स्ट चलते हैं आपका खेलो इंडिया विंटर गेम्स। जी हाँ, इसको बहुत ध्यान से देखना। जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स हैं वो 2 बार 2 फेज में हुए हैं। एक फेज तो था आपका लद्दाख का फेज यानी लेह का, और एक फेज था गुलमर्ग का। कहां का सर? गुलमर्ग का एक फेज था। क्लियर है? गुलमर्ग और लद्दाख का 2 फेज था, वहां पर हुए हैं। लोकेशन 6th एडिशन था खेलो इंडिया विंटर गेम्स, लद्दाख में और गुलमर्ग में हुए हैं। और बाकी देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के अंदर आते हैं। बाकी खेलो इंडिया क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, यूनिवर्सिटी गेम्स है, विंटर गेम्स जो मैंने बताया, इंडिया पैरा गेम है, बीच गेम्स है, और इंडियन खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स भी आ रहे हैं इस बार से, तो ध्यान रखना बहुत जरूरी। चलिए, FID वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप, तो ये ध्यान रखना कौन जीता है? इंडियन ग्रैंड मास्टर एरन एरिक्साई एंड कोनेरू हम्पी वॉन दी ब्रोंज मेडल। ब्रोंज मेडल इनको मिला हुआ है। क्लियर? ओपन सेक्शन में कौन जीता है? मैग्नसन जीता है, मैग्नस। और वुमेन सेक्शन में अलेक्जेंड्रा गोरियाचिकनिया, इनको मिला है आपका अवार्ड, और विनर रही है वुमेन सेक्शन के अंदर वर्ल्ड FID की वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट इज वुमेन्स वर्ल्ड कप। जी हां, इंडिया की टीम वुमेन वर्ल्ड कप जीती है, और किसके खिलाफ जीती थी? साउथ अफ्रीका के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंची थी? जी नहीं, सेमीफाइनल में बाहर कर दी थी। इंडिया पहली बार जीती है? जी हां, पहली बार जीती है। ये वर्ल्ड कप कौन ऑर्गेनाइज कराता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC, ये आपकी क्या कराती है? इसको कंडक्ट कराती है। दूसरा, फर्स्ट वुमेन कब हुआ था? 1973 इंग्लैंड में खेला गया था। ओल्डेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप इन वुमेन्स स्पोर्ट आफ्टर वुमेन्स हॉकी, दुनिया की सबसे पुरानी चैंपियनशिप है अगर वुमेन सेक्शन में देखा जाए, वुमेन स्पोर्ट्स में देखा जाए। क्लियर है? विनर कौन रहा? इंडिया। रनर अप कौन रहा? साउथ अफ्रीका। और हुआ कहां पर था? DY पाटिल स्टेडियम मुंबई के अंदर ये खेला गया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं एशियन यूथ गेम्स। व्हाट इज एशियन यूथ गेम्स? इंडिया अचीव्ड इट्स बेस्ट परफॉर्मेंस एट द एशियन यूथ गेम्स विनिंग 48 मेडल्स इन मनामा बहरीन। तो ध्यान रखना कहां पर हुए हैं? मनामा बहरीन के अंदर हुए हैं। इंडिया रिकॉर्डेड स्ट्रिक्ट टोटली 48 टोटल है 13 गोल्ड, 18 सिल्वर, 13 ब्राउन। इट्स हाईएस्ट एवर सरपासिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम 2019। तो सबसे हाईएस्ट परफॉर्मेंस इंडिया ने दिया, 48 मेडल जीते, जिनमें की 13 मेडल हमारे क्या है? गोल्ड है। और बहरीन यानी कि गल्फ कंट्रीज के बीच में ये यूथ गेम्स कराए गए थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज देयर आर फ्यू political current affairs as well we have few political current affairs। चलिए एक बार देख लेते हैं कितने बाकी हैं। बस थोड़ा सा बाकी है। 10th शेड्यूल और कुछ पॉलिटी की इंपॉर्टेंट समिट्स हैं, और वो एक बार देख लेते हैं। 30 सेकंड्स का वेट लेते हैं। चलिए
चलिए स्टार्ट करते हैं। 10th शेड्यूल, जी हाँ 10th शेड्यूल न्यूज में था। 10th शेड्यूल है क्या, ये बात ध्यान रखना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 12 शेड्यूल्स हैं। कितने शेड्यूल है जी? 12 शेड्यूल है, 12 शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल्स हैं। ओरिजिनली कितने शेड्यूल थे? 8 शेड्यूल थे। उनमें से एक जो 10th शेड्यूल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं। यानी कि एक पार्टी से अगर कोई कैंडिडेट जीत कर आया है, वो अपनी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में ना चला जाए, उस चीज से बचने के लिए एक गवर्नमेंट से, एक स्टेबल गवर्नमेंट देने के लिए आपका 10th शेड्यूल लाया गया एंटी डिफेक्शन। उसमें होता क्या है, उसमें ये 10th शेड्यूल टू कॉन्स्टिट्यूशन प्रोपरली नोन एज द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज एडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985। यानी कि जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1985, उसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये वाला शेड्यूल जोड़ा गया। होता क्या है, a legislature belonging to a political party will be disqualified if voluntary gives up the party membership। अगर पार्टी मेंबरशिप अपने आप क्या दी जाती है, डिस्क्वालिफाइड, सॉरी, मेंबरशिप को वॉलंटरी गिव अप कर दिया जाता है। दूसरा क्या है, वोट्स एब्सटेन टू वोट इन द हाउस कॉन्ट्रेरी टू द डायरेक्शन इशूड बाय द पॉलिटिकल पार्टी। यानी कि अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी में ये कहा गया है कि इसके बिल के सपोर्ट में आपको वोट करना है और आप उस वोट को ना करें, तो आपने पार्टी की गाइडलाइन नहीं माने जिससे आप चुनकर आए हैं, तो भी आपके ऊपर डिफेक्शन लग सकता है। इंडिपेंडेंट मेंबर्स विल बी डिस्क्वालिफाइड इफ दे ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड टू द हाउस। अगर इलेक्शन के बाद, हाउस में आने के बाद किसी इंडिपेंडेंट मेंबर ने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली, तो क्या हो जाएगा, वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। नॉमिनेटेड मेंबर्स को 6 महीने मिलते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने के लिए। अगर उसके बाद ज्वाइन करते हैं तो आप डिस्क्वालिफाइड कर लिए जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, एग्जेम्पशंस इन केसेस ऑफ मर्जर। अगर क्या हो रहा है, आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो वो कब माफ होगा कि अगर जो मेंबर जा रहे हैं वो कम से कम टोटल पार्टी का 2/3 होने चाहिए। यानी अगर 300 जा रहे हैं, 300 टोटल मेंबर है किसी के पार्टी के, तो अगर डिफेक्शन कब नहीं लग सकता, जब कम से कम 200 मेंबर आपके साथ खड़े नहीं होंगे। और 200 मेंबर जुटाना तो बहुत बड़ा। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी क्या है, जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो फाइनल अथॉरिटी रखता है किस मामले में, आपकी डिफेक्शन के मामले में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज एक बार देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड 15 लाख प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस टू ऑल डॉक्टर्स। एक्चुअल में क्या है, ये एक पैकेज है इंश्योरेंस का, अब उन सभी के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है टू ऑल डॉक्टर्स इंक्लूडिंग प्राइवेट प्रैक्टिशनर इररिस्पेक्टिव ऑफ फॉर्मल गवर्नमेंट रिक्विजिशन हु डाइड परफॉर्मिंग गवर्नमेंट ड्यूटीज। तो एक्चुअल में क्या है, जितने भी डॉक्टर्स हैं आपके, इंक्लूडिंग प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको भी इसका अब लाभ मिलेगा। होता क्या है इसके अंदर, द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज स्कीम इज अ स्पेसिफिक कंपोनेंट अंडर द लार्ज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज लॉन्च इन 2020 में लॉन्च करी गई थी। पर्सनल कवरेज कितने का दी जाता है, 50 लाख पर एलिजिबल हेल्थ वर्कर्स। और रिस्क कवर्ड कौन कौन सा है, डेथ ड्यू टू कोविड-19 इन्फेक्शन, एक्सीडेंटल डेथ व्हाइल परफॉर्मिंग कोविड-19 रिलेटेड ड्यूटीज। तो समझ आ रही है बात? तो क्या है, जो भी कोविड-19 के दौरान आपके ड्यूटी करते हुए किसी की अगर डेथ हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, तो उनको इंश्योर करने के लिए ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बनाया गया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट इज ब्रिज समिट। जी हां, अभी एक ब्रिज समिट हुई थी। कहां पर हुई है वो ध्यान रखना, आबू धाबी के अंदर हुई है। एक नेशनल एग्जीबिशन सेंटर है आफ्टर 3 डे प्रोग्राम। हुआ क्या, यूनाइट ग्लोबल क्रिएटर्स इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स फॉर कोलैबोरेशन इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट के लिए आए थे। एक्सप्लोर मेजर आइटम्स लाइक एआई इन मीडिया, कंटेंट मोनेटाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टडीज एंड लेड इकोसिस्टम। है क्या, एक्चुअल में एक मीडिया इवेंट हुआ है। यह दुनिया का लार्जेस्ट डेब्यू मीडिया इवेंट है इन द वर्ल्ड, जो कि आबू धाबी में हुआ है।
और इसका नाम है ब्रिज समिट। क्या नाम है इसका? इट इज अ ब्रिज समिट। चलिए बस लोकेशन ध्यान रखना और ब्रिज समिट याद रखना किस चीज से रिलेटेड है। इट इज रिलेटेड विद द मीडिया। नेक्स्ट इज ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशन मेडिसिन। जी हां, ग्लोबल ट्रेडिशन मेडिसिन के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की एक क्या हुई थी? समिट हुई थी। इंडिया ने होस्ट किया था सेकंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर ये की गई थी। दूसरी बात कहां पर हुई है? न्यू दिल्ली के अंदर हुई है। इस बात का ध्यान ना, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड था। नेक्स्ट, बड़ा अच्छा टॉपिक आया है। आर्टिकल 22 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि सर आपको क्या होगा? एवरी पर्सन, सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये न्यूज थी। पहले एक बार आर्टिकल 22 कॉन्स्टिट्यूशन का देख लेते हैं। आर्टिकल 22 कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के अंदर लिखा हुआ है। एक तो ये बात समझ लेना, ठीक है, यानी कि एक फंडामेंटल राइट है। ये फंडामेंटल राइट कहता क्या है? ये कहता है कि नो पर्सन can be detained in custody without being informed of a ground of arrest nor shall be denied the right to consult a defender by a legal practitioner। यानी कि अगर आपने किसी को डिटेन किया है तो आपको उसके ग्राउंड ऑफ अरेस्ट के बारे में बताना होगा। इतना ध्यान रखना कि जो ये अरेस्ट बताया है, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताया है, ये आपको कैसे देना होगा? रिटन देना होगा, और वो भी उस लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज को वो आदमी समझता है। ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने फॉर द आर्टिकल 22 के केस में। क्लियर है? चलिए, वीबी जी राम जी, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन 2025, यानी कि मनरेगा को हटाकर किसको कर दिया गया था? वीबी जी राम जी को रख दिया गया था। चेंजेस क्या आए हैं? चेंजेस ये आए हैं, पहले फंडिंग 100% सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी, अब क्या होगा? 60 और 40 का रेशियो होगा। दूसरी बात, अवेलेबिलिटी अब क्या होगी? पहले पूरे टाइम मिलती थी, लेकिन अब सीजन के दौरान जो है, फार्मिंग सीजन के दौरान जो भी ये वर्क मिलता है वीबी जी राम जी मनरेगा के अंदर, वो नहीं मिलेगा। दूसरा, मैनेजिंग बॉडी अब क्या है? पहले रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हुआ करती थी, अब सेंट्रल ग्रामीण रोजगार गारंटी काउंसिल बना दी गई है, वो रेस्पॉन्सिबल होगी इसके मैनेजिंग बॉडी के लिए। दूसरी बात, जो बिल गारंटी करता है 125 दिन का काम, जो कि मनरेगा के अंदर 100 दिन का काम हुआ करता था, इस बात का बस ध्यान रखना। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट इज शांति बिल। शांति बिल के बारे में यह है कि जो हमारी न्यूक्लियर एनर्जी है, एटॉमिक एनर्जी है, फॉर दी किसके लिए? फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, उसके लिए क्या है? एक शांति बिल इंट्रोड्यूस किया है टू प्रपोज अ लॉ टू रिफॉर्म इंडिया सिविल न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर एंड मेक इट मोर ओपन मॉडर्न इन्वेस्टमेंट। इट रिप्लेसेस द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 एंड सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर विच अर्लियर केप्ट द सेक्टर under strict government. The bill allows limited private and foreign participation in nuclear power while retaining the state oversight। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है। इस बिल में करा क्या है? अलाउ करा है पार्टनर्स, लिमिटेड पार्टनर्स को और फॉरेन प्लेयर्स को इन पार्टिसिपेशन इन द न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। तो समझ में आ रही है शांति बिल किस चीज से रिलेटेड है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके बारे में। क्लियर है? चलिए, तो ये थे आपके करंट अफेयर्स। आई होप ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी होगी। दोबारा से रिवाइज करेंगे, दोबारा से जाएंगे, जो अलग अलग करंट अफेयर्स हमने अलग अलग उसके कराए हैं। फॉर एग्जाम्पल मंथली वाइज भी हमने अलग अलग कराए हैं आपको, और सब्जेक्ट वाइज भी अलग अलग करंट अफेयर्स कराए हैं। बार बार जाकर उन वीडियोस को एक बार देखेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, नहीं समझ आता है अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करेंगे, और जितना कंसोलिडेशन इस समय पर कर लेंगे उस समय उतना ही अच्छा आप एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। क्लियर है? तब तक के लिए मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। जय हिंद।